हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोज मिलेगी। तो भाई ऐसा नहीं है, आपको मिलता है यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 10 है, और इसमें हम आज प्रश्नावली 10.5 पर पहुंच चुके हैं। ओके भाई, इससे पहले के 10.4 प्रश्नावली तक के सभी क्वेश्चन जो प्रश्नावली के थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ उदाहरण भी थे जितने, उनको भी हमने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया, और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परिमेय थी उसको भी हमने सिद्ध करके देखा है। और उससे पहले हमने इस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर के वृत्त के आधार पर जितने भी आपके रूल रेगुलेशन है सबको डिस्कस किया था, एकदम कहते हैं ना बिल्कुल बारीकियों से लेकर एडवांस लेवल तक। तो भाई जिसने वो नहीं देखा वो जरूर देख लेना। ओके चलो भाई ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10.5 प्रश्नावली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम करते हैं सेशन को स्टार्ट और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्नावली 10.5 का। क्या भाई, आकृति 10.36, मतलब ये आकृति हमें दे रखी है और इसमें क्या क्या कहा है वो देखते हैं। तो यहाँ देखा भाई, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर, भाई केंद्र ओ है, इस वाले वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं। भाई आप देख पा रहे हो ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार हैं। किस प्रकार है भाई? तो बी ओ सी जो है 30 डिग्री का है, यानी हमने देखा बी ओ सी जो है वो 30 डिग्री का है, और ए ओ बी कौन सा? ये ए ओ बी ये 60 डिग्री का है। चलो भाई ठीक है। यदि चाप एबीसी चाप कौन सा है? तो भाई ये वाला है भाई, एबीसी चाप है। ठीक है, यदि चाप एबीसी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक ऐसा बिंदु है, यानी ये तो एक चाप है ही, साथ ही वृत्त पर एक डी बिंदु भी ऐसा बिंदु है भाई, जिस पर भाई डी वृत्त पर डी एक ऐसा बिंदु है, तो एडीसी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक डी बिंदु दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि भाई एडीसी ये कोण कितने का है, ये हमें ज्ञात करना है फाइनली। ओके तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अब इसमें हम देखते हैं भाई क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दी हुई है। पहले तो ये लिखते हैं। ओके तो पहले हमने यहां पर लिखा दिया है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं दिया है। दिया है के अंदर क्या आता है? तो दिया है में हम यहां देख पा रहे हैं भाई एक वृत्त है, जो कि कैसा वृत्त है? जिसका केंद्र O है। ठीक है, और त्रिज्या क्या है? तो त्रिज्या हम इसके अंदर मान लेते हैं ये R है, ये R त्रिज्या है। ओके चलो भाई, यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है में। भाई इसमें भाई इस वृत्त में क्या क्या चीजें दे रखी है? तो इस वृत्त में आपको दे रखा है कोण AOB, भाई AOB 60 का दे रखा है। तो इसमें हमने लिखा भाई कोण AOB ये 60 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है भाई कोण BOC भी दे रखा है 30 डिग्री का। तो ये भी लिख दिया हमने, कोण BOC ये 30 डिग्री का दे रखा है। चलो भाई इतनी बात हमें दे रखी है। उसके बाद अभी हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? तो भाई इसमें लिख देते हैं भाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर हमें ज्ञात करना है कि कोण ADC क्या है भाई, ये वाली चीज हमें ज्ञात करनी है। ओके चलो भाई ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर आते हैं इसमें हल में आते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या चीज है, आप एक चीज देख पा रहे हो भाई, AC एक चाप है भाई है। अब भाई AC अगर एक चाप है तो उससे केंद्र पर कोण बनाया गया है। ठीक है, और इसी AC चाप से हमने D पर कोण बनाया है भाई। ठीक है भाई, सेम चाप से हम केंद्र पर बना रहे हैं और सेम चाप से हम डी पर, यानी जो वृत्त पर बिंदु है उस पर बना रहे हैं। और हमने ये परिमेय पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? 10.8 परिमेय पढ़ा था, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है भाई, क्या कि भाई अगर किसी चाप से हम केंद्र पर कोण बनाएं और उसी चाप से हम वृत्त पर कोण बनाएं, तो जो केंद्र पर कोण बना है ना उसका आधा हो जाएगा ये वाला, यानी ये कितना है 60 और 30 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 45 का हो जाएगा। ओके तो हम सीधे इसके 45 लिख के आंसर खत्म करेंगे। लेकिन आप सीधे 45 लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको भाई स्टेप बाय स्टेप पूरा सही से लिखना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से यहां पर आपको शो करना पड़ेगा, तभी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो वही होगा, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 नंबर कट गए, 1.5 नंबर कट गए। और क्यों भाई आपने सही से फॉर्मेट यूज नहीं किया तभी जाके कट गए। तो हमें तो भाई ऐसे करना है कि भाई हमारा आधा नंबर भी ना कटे, हमें तो पूरे ही चाहिए।
चाहिए ना पूरे? भाई चाहिए पूरे तो फॉलो करो, नहीं चाहिए तो भाई आप जैसे मर्जी करो। ओके, तो भाई चाहिए ना, तो भाई करते हैं किसको आगे कि भाई किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स ले पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कोण AOC कितना है, तो भाई मैंने लिखा यहाँ पे कोण AOC ये बराबर होगा कोण AO और B प्लस में कोण BOC, ये दो चीजें भाई, कोण AOB और BOC, भाई इस कोण को और इस कोण को मिलाओगे तभी तो ये पूरा बड़ा कोण बनेगा, यही होगा। और इसमें हम देख पा रहे हैं भाई ये है 60 का और ये है 30 का, इन दोनों को जोड़ा तो 90 डिग्री आ गया। यानी फाइनली हम यहां पर देख पा रहे हैं भाई क्या कि कोण AOC बराबर में 90 डिग्री है। ठीक है भाई, उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं क्या भाई, कोण AOC बराबर में आ जाएगा भाई क्या, तो भाई 2 कोण ADC, भाई ये चीज हो गया। अब भाई मैंने क्या बताया था, ये इसका आधा ये होगा, यानी कि इसको डबल करोगे तभी तो इसके बराबर होगा, तो वही चीज मैंने यहां पर लिख दी है। ओके, तो ये दो यहां लिखो या फिर इसको मिटाकर आप सीधे इस इधर लिख दो 1/2, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं 1/2 लिखता हूं, क्योंकि ये 2 उठ के नीचे ही आएगा। तो हम कह सकते हैं भाई इसका आधा इसके बराबर है, तो भाई उसको AOC को आधा किया तो ADC के बराबर आ गया, डन। और इसका रीजन क्या आ रहा है, तो रीजन इसका आ रहा है भाई एक ही चाप से केंद्र तथा वृत्त पर कोण, भाई एक ही चाप से केंद्र पर तथा वृत्त पर कोण, एक ही चाप से केंद्र पर और वृत्त पर कोण, ये इनका रिलेशन क्या होता है, तो ऐसा ही होता है। ओके, अब AOC हमें पता है 90 डिग्री का है, तो उस 90 को यहां पर लिखेंगे, तो मैं यहां पर लिखता हूं भाई 1/2 90 डिग्री बराबर में ADC, भाई ये आ गया। अब यहां से इसको काटा तो ये 45 डिग्री आ चुका है, अब ये आ गया 45 डिग्री बराबर में ADC, ये चीज आ गया। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई ये 45 डिग्री आ चुका है, और आपका ये आंसर मैं पहले ही आपको बता चुका था, और फिलहाल ये निकल चुका है, क्योंकि हमें सारे नंबर चाहिए, पूरे चाहिए, तो ये पैटर्न पूरा फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से आपको करना होगा, इस तरह से रीजन लिखना होगा, तब जाके आंसर आएगा। डन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम इसको बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। भाई इसने क्या कहा है, किसी वृत्त की एक जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है। ठीक है भाई, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या क्या बातें कर रहा है। तो यहां पर मैं बताऊं कि एक ये वृत्त है हमारे पास, ठीक है, ये केंद्र हो गया, और ये इसमें देखो क्या बोला है, स्टार्टिंग से वृत्त के अंदर जीवा जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि मैंने एक जीवा बनाई इस तरीके से, ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, थोड़ी छोटी बनाते हैं, ये जीवा बनाई है, ठीक है, और ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। भाई ये चीज हो गई हमारे पास। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं। तीनों चीजें बराबर का मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या के बराबर ही हो गया है। ओके, चलो भाई इसके नाम दे देते हैं। नाम है O, और ये A और ये B, ठीक है। तो और उसके बाद इसने क्या कहा है, तो इसने कहा है भाई ये तो है, उसके बाद कहा है जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु, लघु चाप कौन सा है, तो लघु चाप ये वाला है, ठीक है, और लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कहा गया है कि भाई यहां से मैं इस पर कोण बनाता हूं ऐसे, तो ये वाला कोण जो हमें यहां पर दिख रहा है, कौन सा वाला, तो ये वाला कोण दिख रहा है, ये हमें याद करना है। ओके, और उसके बाद क्या है, तो और उसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ चाप पर। दीर्घ चाप कौन सा, AB के अकॉर्डिंग कहा जाए तो ये लघु चाप है, और दीर्घ कौन सा है, पीछे वाला। इस चाप पर अगर कोई कोण आता है, यानी अब मैं कहूं कि इसी से एक कोण यहां आता है ऐसे, ठीक है, तो ये वाला कोण भी हमें ज्ञात करना है। ओके, ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं, कैसे निकलेंगे वो देखते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसके नाम लिख देता हूं, A B आ गया है, तो ये C आ गया और ये D आ गया, भाई ये नाम आ गया। ओके, तो यहां पर आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, तो यहां पर लिखा भाई दिया है, ठीक है भाई। इसमें क्या है, एक वृत्त है,
एक वृत्त हमें पता है जो कि क्या दे रखा है, O और R दे रखा है, इसका केंद्र O है और त्रिज्या इसकी R है। डन, चलो ठीक है। और इसके अंदर हमें दे रखा है कि त्रिज्या के बराबर जीवा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई OA जो है बराबर में AB है। ठीक है भाई, OA AB के बराबर है और इसी के बराबर OB भी होगा क्योंकि वो भी तो त्रिज्या है। चलो भाई ठीक है, ये चीज हो गया। ओके, और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करने पे लिख देते हैं। यहाँ पर भाई लिखा मैंने ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करने हैं पे आते हैं। तो यहाँ पर भाई दो कोण है हमारे पास, एक नीचे वाला कोण है, एक ऊपर वाला कोण, इन दोनों को ज्ञात करना है। यानी नीचे वाला क्या है, ACB कोण ज्ञात करना है। तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा कोण ACB, भाई पहले तो ये ज्ञात करना है, उसके बाद कोण ऊपर वाला मतलब ADB, भाई ये दो कोण ज्ञात करने हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझा कि बस फिगर में आपको दे क्या क्या रखा और क्या निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हम बिल्कुल सीरीज में कर रहे हैं। पहले भाई क्वेश्चन में क्या दिया है पहले वो लिखा है, उसके बाद क्या ज्ञात करना है वो लिखेंगे। ओके, अब इसको करेंगे हल कि भाई कैसे हल होगा ये। तो यहां पर लिखते हैं हल। ठीक है, यहां पर हम क्या देख सकते हैं भाई, इसमें देखेंगे भाई त्रिभुज कौन सा वाला, भाई AOB में। भाई AOB में की बात की जाए तो भाई AO या फिर OA बराबर AB बराबर BO है, ये चीज है। यानी मैं कह रहा हूं कि ये और नीचे वाला मतलब तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो भाई ये कहां, तो ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ये दिया है, भाई ये दिया है। और जब ये दिया हुआ है भाई, जब ये चीज दे रखी है, तब हम लिखेंगे तब त्रिभुज AOB समबाहु है। चलो भाई, तीनों भुजाएं जब बराबर होगी तो समबाहु त्रिभुज आ गया। डन, यही होता है भाई, तीन भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और जब भी कभी कोई त्रिभुज समबाहु होता है तो उस कंडीशन में उसके सारे कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये 60 का होगा, उसी तरह से ये भी और ये भी 60 का होगा, लेकिन फिलहाल एक ही बात करते हैं, ये 60 का होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं क्या कि भाई तब कोण कौन सा है, तो AOB जो है ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है भाई, कोण AOB जो है ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। भाई अगला क्या है, अगले की बात करते हैं। भाई अगले में यहां पर क्या चीज है, तो हमें जैसे कि ये कोण ज्ञात करना था, भाई कौन सा, भाई ADB ज्ञात करना था। और यहां देखिए भाई, सेम AB चाप से केंद्र पर कोण बना है और इसी AB से हमने देखा वृत्त पर कोण बना हुआ है। तो भाई क्या होगा, इसका ये आधा होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या भाई, कोण ADB यहां पर लिखते हैं, तब कोण ADB जो है वो आधा होगा किसके, भाई कोण AOB के। भाई ये होगा, और इसका रीजन क्या होगा, तो रीजन होगा भाई एक ही चाप से वृत्त के केंद्र, या फिर सीधे लिखते हैं एक ही चाप से केंद्र तथा वृत्त पर कोण, ये लिख दिया हमने। ओके भाई, एक ही चाप AB से भाई केंद्र पर भी कोण बन रहा है और वृत्त पर भी कोण बन रहा है। तो भाई जो केंद्र वाला कोण है वो इसका डबल होगा, यानी ये इसका आधा होगा। यही चीज हमने यहां पर लिख दी। ओके, अब इसको करते हैं आगे। भाई आगे कैसे होगा, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि भाई कोण ADB ये आधा है किसका, भाई AOB, और जो कि 60 डिग्री का था। तो हमने यहां पर लिखा 60 आ गया। ठीक है, 2 से काटा तो 30 आ गया है और हमने इसको लिख दिया 30 डिग्री। यानी हम देख सकते हैं भाई ADB जो है वो 30 डिग्री का आ गया है। ओके भाई, ADB ये 30 डिग्री का आ चुका है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया ADB 30 डिग्री का, और ये हमें ज्ञात करना था। एक तो हम ज्ञात कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो हमें ACB ज्ञात करना है। ACB कितने का होगा, अब यहाँ पर एक चीज देखिए भाई, चतुर्भुज ADBC ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है।
भाई ये चक्रीय चतुर्भुज है। और क्यों है चक्रीय चतुर्भुज? क्योंकि ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है ADBC, ये जो चतुर्भुज दिख रहा है, ये चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ पर हैं? वृत्त पर हैं। तो यहाँ पर हम रीजन में लिख सकते हैं भाई, रीजन में क्या लिख सकते हैं? चतुर्भुज के चारों शीर्ष, भाई चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर हैं। ठीक है भाई, इस कारणवश वो हो गया चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि भाई चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? तो भाई 180 होता है, यही होता है। तो यहां पर हम सीधे लिखेंगे क्या, कि भाई तब हम कह सकते हैं कोण ADB, कोण AD और B प्लस में कोण ACB जो है, इन दोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। चलो भाई ठीक है, 180 होगा। अब हम इसके मान को उठाकर इसमें रखते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री प्लस में ACB, ये आ रहा है 180 डिग्री। इसमें देखेंगे भाई कोण ACB जो है, ये 30 को उठा के उस साइड भेजेंगे तो 180 माइनस में 30 आ रहा है। ठीक है, और यहां से मैं देख पा रहा हूं भाई कोण ACB जो है ये आ गया 150 डिग्री, भाई 150 डिग्री आ गया। भाई कोण ACB जो है वो 150 डिग्री आ चुका है। डन। तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या क्या मेनली कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट यूज किया भाई, एक ही चाप से केंद्र पर जो कोण बनता है वो जो वृत्त पर कोण बनता है उसका डबल होता है। पहला तो ये था। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने ये देखा कि भाई चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो भाई कोई भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त पर होते हैं तो उसे चक्रीय कहा जाता है। तीसरा हमने इसमें यह सीखा कि भाई यहां पर चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। ये चीज हो गया। इन 3 प्रॉपर्टी को मेनली यहां पर हमने सीखा और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ओके, तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उसको भी बड़े आराम से कर पाओगे। डन। तो करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, चलो कोई नहीं, एक बार और ले लो और उसके बाद हम देखते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई, आकृति 10.37 मतलब इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें दे रखा है PQR। PQR कहाँ दिख रहा है हमें? तो भाई ये दिख रहा है भाई PQR, ये कितने का है? तो 100 डिग्री का दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, तो जहां PQR, भाई PQR केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई PQR जो है वो केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है। भाई ये बात ही कह रहा है, तो भाई बिल्कुल है, ठीक है भाई। अब इसके बाद इसमें कहा गया तब कोण OPR ज्ञात करना है। भाई OPR कौन सा है? तो भाई OPR मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, कितने का होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब भाई हमने देख लिया क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। ओके, तो भाई इसमें करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व और क्वेश्चन में वो कोण कैसे ज्ञात होगा वो देखते हैं। ठीक है, एक बार तो हम डायरेक्टली देखते हैं भाई, डायरेक्टली कैसे निकलेगा। तो भाई एक चीज देख लीजिए भाई, यहाँ पर क्या है, देखो एक तो हो गया डायरेक्ट मैं तो बता दूंगा जो कि 1 मिनट में आंसर निकल जाएगा, लेकिन हमें नंबर पूरे चाहिए तो पूरा पैटर्न से सही से तरीके से हमें करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है भाई, ये कोण जैसे हम देख पा रहे हैं भाई, ये चाप PR है। PR एक चाप ये वाला है, ठीक है। इससे एक कोण तो यहां बन रहा है भाई, केंद्र पर कोण बन रहा है, और उसी चाप से इस साइड जो कोण बन रहा है ये, तो ये 100 का है। तो भाई इसका ये डबल होता है, यानी ये 200 का होगा। ठीक है भाई, ये 200 का हो जाएगा। और हमें पता है भाई ये कोण इधर वाला और इधर वाला दोनों आपस में मिलकर पूरा कंप्लीट कितना होता है? तो भाई 360 का होता है। यानी कि इधर वाला जो कोण है ये वाला, ये आ गया 360 डिग्री का, सॉरी 160 डिग्री का 160 डिग्री का। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है दोनों का कोण 360 होता है। भाई पूरा गोल एंगल कितने का होगा? 360 का ही होता है। तो भाई ये 160 होगा, 200 होगा, तभी तो होगा। चलो ठीक है। अब इस त्रिभुज की बात की जाए तो इस त्रिभुज में भाई ये भुजा इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके बाकी के 2 कोण भी बराबर होंगे। अब बराबर का मतलब क्या है कि भाई ये कोण और तीसरा कोण, भाई ये x है, ये x है। भाई मैंने मान लिया इसको x और ये 160 है। तो भाई x प्लस 160 बराबर में 180 होगा, यही होगा। 160 उधर जाएगा तो भाई बचा 20 बस, और यहाँ पर बचा 2x, और x का मान कितना आ गया? 10 आ गया, और 10 आंसर कंप्लीट। मुश्किल से 1 मिनट भी लगा, क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे। ओके, तो भाई ये तो आपका हो गया है भाई, समझ में आ चुका है कि भाई कैसे हमें इसे निकालना है। अब इसी को हम पूरे फॉर्मेट तरीके से करेंगे कि भाई कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई कैसे ये सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले हम लिखते हैं, क्वेश्चन में दिया है
भाई कैसे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो वो लिखते हैं। तो यहां पर भाई सबसे पहले लिखा दिया है, जिसमें हमने लिखा एक वृत्त है। एक वृत्त हम देखते हैं यहां पे, एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र जो है, केंद्र है हमारे पास O और त्रिज्या R है। भाई मैंने मान लिया कि ये R है, ठीक है। तो भाई इस ये जो वृत्त को दर्शाया जा रहा है, वृत्त OR, मतलब इस वृत्त को दर्शाया जा रहा है। चलो ठीक है। और इसके अंदर हमें दे रखा है कोण PQR जो है ये 100 डिग्री का है, ये हमें दिया हुआ है। चलो भाई ठीक है, इतनी बात हो गई। अब उसके बाद हमारे पास है भाई क्या, ज्ञात क्या करना है, तो हमने लिखा ज्ञात करना है। भाई लिखा हमने ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है कि कंडीशन में आते हैं, तो यहां हमें क्या ज्ञात करना है, तो OPR ज्ञात करना है। तो भाई हमने लिखा यहां पर कोण OPR, भाई ये चीज हमें ज्ञात करनी है। चलो बहुत बढ़िया, OPR ज्ञात कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, तो भाई यहां पर आते हैं हल में, हल में आते हैं भाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं कौन सा कोण, तो भाई कोण जो केंद्र से बन रहा है, कौन से केंद्र से, भाई ये P और R जो चाप है, इससे जो ये वाला कोण बन रहा है इसकी बात करेंगे। और नीचे वाले कोण को लिखेंगे कैसे, तो एक चीज ध्यान रखना भाई, एक कोण अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब इसको कहेंगे, ये तो भाई क्या नाम है इसका, भाई मैंने रख दिया भाई P और ये Q है और ये R है, मान लो कोई ऐसी लाइन है। अगर मैं बात करता हूं कोण PQR की, तो ये कौन सा कोण है, तो भाई ये वाला कोण है। तो इसको अगर मैं मान लेता हूं कुछ भी है, मान लो कि 70 डिग्री का है, तो हम इसे 70 लिख देंगे, ठीक है, ये आ गया। ओके, अब अगर मैं कहूं भाई कोण हमें बताना है ये वाला, इस कोण का नाम लिखना है, तब कैसे लिखेंगे, तो भाई इस कोण को तो हमने नॉर्मल लिख दिया सही से, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस कोण को लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा PQR कोण तो है, लेकिन इससे पहले हमें यहां पर लिखना पड़ेगा प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब ही दर्शाएगा कि पीछे वाले कोण की बात कर रहा है, ये बात समझ में रखना, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो भाई ठीक है, इसी का यूज यहां पर करेंगे, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं भाई हमें पीछे वाला कोण देखना है, आगे वाला नहीं, पीछे वाला कोण देखना है, क्योंकि इस PR चाप से, इस चाप से कोण तो ये बन रहा है, ठीक है, और इसी चाप से हमारे पास PQ वाला कोण बन रहा है, मतलब Q पे कोण बन रहा है। तो हमें नीचे वाले कोण की बात करनी है, तो नीचे वाले को हमें प्रतिवर्ती करके लिखना पड़ेगा। तो भाई लिखते हैं उसी अनुसार। तो कैसे लिखेंगे भाई हल में, यहां पर मैं लिखता हूं भाई प्रतिवर्ती, ये प्रतिवर्ती हमारे पास है कोण कौन सा वाला, तो PQR की बात कर रहे हैं, ये कितना होगा, तो भाई हमें पता है ये जो कोण है वो इसका डबल होगा, भाई इसका डबल होगा, क्योंकि भाई जो केंद्र पर कोण बनाता है वो कोण जो वृत्त पर कोण बनता है उसका डबल होता है। यानी मैं यहां पर लिखता हूं ये डबल है कोण PQR के, ठीक है। और इसका रीजन क्या होगा, तो भाई रीजन होगा एक चाप से केंद्र तथा वृत्त पर बना कोण, भाई एक चाप से केंद्र पर तथा वृत्त पर बना कोण, ये हमें ज्ञात करना है, बस सॉरी याद नहीं करना, इस कारणवश ये डबल है, ठीक है भाई। इसका रीजन समझ में आ गया कि भाई एक ही चाप से केंद्र पर बन रहा है और एक ही चाप से, उसी चाप से वृत्त पर कोण बन रहा है, इसका मतलब ये जो चाप पर जो कोण बना है वो इसका डबल होगा, और वही चीज हमने लिखी है। ओके चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखा मैंने तब कोण PQR जो है वो कितना आएगा, तो 2 गुने में PQR, अरे दोनों का नाम एक जैसा कैसे दिख रहा है भाई, POR है ये वाला POR है, POR है, ठीक है भाई। तब ये प्रतिवर्ती कोण किसकी बात कर रहे हैं हम, जब इस कोण की बात करें तो इसका नाम क्या है, नाम तो इसका POR है, तो भाई POR लिखेंगे, वो O गलती से Q बन गया, कोई बात नहीं, अब हो गया ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई POR आ गया, ठीक है, और ये डबल होगा किसका, PQR का, जो कि क्या है 100 डिग्री है। चलो भाई ठीक है, ये 100 डिग्री आ गया। अब मैंने इसको गुना किया तो ये आ गया 200 डिग्री, यानी हम यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो POR कोण है, मतलब जो नीचे वाला कोण है वो कितना आ गया है, तो वो आ गया है 200 डिग्री का। लेकिन ये POR ना लिख के हम इसको लिखेंगे प्रतिवर्ती भाई, क्योंकि ये हमारा पीछे वाला कोण है, तो ये साथ में लिखना जरूरी है, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण चल रहा है। ओके तो प्रतिवर्ती जो POR है वो हमारा आ चुका है 200 डिग्री। अब इसी के अनुसार अगर मैं कहूं कि ये कितने डिग्री का है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि भाई POR कितना है, कोण POR कितना है, तो ये होगा भाई 360 डिग्री,
और माइनस में ये वाला प्रतिवर्ती वाला, POR, भाई यही होगा। अगर मैं पूरा, देखो क्या होता है, पूरा क्या होता है 360 होता है, और नीचे वाला अगर 200 है तो भाई पूरा 360 है, तो 360 में से 200 घटाओगे तभी तो ऊपर वाला आएगा, यही होगा। तो वही चीज हमने किया यहाँ पर, तो लिखा भाई 360 माइनस में 200 बराबर में कितना आ गया भाई, ये आ गया भाई 160 डिग्री, ये आ गया कोण POR। इतनी बात समझ में आ गई, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज, तो भाई त्रिभुज मैंने लिखा भाई POR त्रिभुज में। भाई इस त्रिभुज में क्या है, तो PO बराबर है OR के, भाई ये PO OR के बराबर है, और इसका रीजन क्या आएगा, तो भाई एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो लिख देते हैं भाई एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, भाई ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, तो भाई अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो यानी वो समद्विबाहु बन गया, और उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये मतलब ये कोण, और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर आएंगे। ओके, तो हम यहां पर दोनों को बराबर लिख देते हैं। तो भाई कैसे लिखेंगे, तो कोण का नाम क्या है, तो भाई OPR बराबर में आएगा ORP। तो यहां पर मैंने लिखा भाई क्वेश्चन इसमें भाई कोण बराबर में हमारे पास है भाई ORP, ठीक है भाई, यही बात हमने कहा था, ये आ चुका है, और इसको मैंने x मान लिया। और ये क्यों हो रहा है, तो भाई बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वो हमने लिख दिया है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद चलो इसमें रीजन भी लिख देते हैं हम। रीजन क्या लिख देते हैं कि भाई इसके अनुसार ये समद्विबाहु त्रिभुज था, समद्विबाहु लिख देते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्योंकि PQR जो है समद्विबाहु है, ठीक है भाई, ये चीज आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो भाई हम यहां पर देखते हैं भाई ये वाला आ गया है x का, ये आ गया है x का, और भाई इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई 180 डिग्री। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं भाई क्या, कि भाई x प्लस में x, एक मिनट, x प्लस में x, भाई क्या हो रहा है भाई x प्लस में x, और ये वाला कोण इसका नाम क्या है, तो POR है, तो हमने इसको लिख दिया भाई प्लस में कोण POR। इन तीनों कोणों का योग आ रहा है भाई 180 डिग्री, हम ये लिख सकते हैं भाई, ठीक है भाई। ये चीज हमारे पास आ गया, POR है हमारे पास, तो ये हमारा POR है, ये POR ही चल रहा है। नाम में थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है, चल के कंफ्यूजन क्या चल रही है, बस लिखना ही है सही। POR की बात कर रहे हैं, ये आया है हमारे पास 160 डिग्री, और यही हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर निकालेंगे x का मान। तो यहाँ पर हम निकालते हैं भाई, यहाँ पर मैंने लिखा, तो यहां पर हम लिखते हैं भाई क्या, भाई x, एक मिनट, x प्लस में x यानी 2x आ गया भाई, देख पा रहे हैं यहाँ पे x प्लस में x 2x आ गया, और POR कितना आया था हमारे पास, तो 160 डिग्री, तो इसको भी लिख देते हैं भाई, भाई ये आ गया 160 डिग्री, और बराबर में कितना है, तो 180 डिग्री, और यहां से मैं देखता हूं भाई 2x, इसको उठा के दूसरी साइड भेजेंगे, तो 180 माइनस में 160 डिग्री आएगा, और इसको माइनस किया तो ये 20 डिग्री आ गया, और ये x है, और 2 को उठाकर नीचे ले आएंगे, 2 से इसको काट देंगे, और ये 10 डिग्री आ जाएगा, और x का मान कितना आता है, तो भाई 10 डिग्री आ गया। चलो भाई ठीक है, x का मान 10 डिग्री आ गया। ओके, तो यहां पर मैंने देखा ये x 10 डिग्री आ गया, और x किसको माना गया था, तो भाई OPR को, जो कि हमें ज्ञात करना था उसको ही हमने x माना हुआ था। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब कोण OPR जो है भाई, ये था ना कोण OPR है बिल्कुल, ये हमारा आ रहा है 10 डिग्री, ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया है, और इस पर ब्रैकेट ना डालकर इस पर लिख देते हैं, क्योंकि x का मान 10 है तो OPR का मान भी 10 है, और यही ज्ञात करना था, और ये निकल चुका है बड़े आराम से। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपको आना चाहिए। ओके, तो इसका मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था भाई, कैसे आप इसको देख के ही निकाल लोगे, और अगर वो आपको तरीका पता है तो आप इस तरह से पैटर्न पूरा फॉलो करोगे, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, याद रखना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना है। ओके, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम उसे बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई,
तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है आकृति 10.38 है, जो कि हमारे सामने ये है। इसमें क्या रखा है, ABC जो है वो 69 डिग्री यानी 69 डिग्री। कौन सा भाई, ABC, ये भाई 69 डिग्री का हमें कोण दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद दे रखा है ACB कौन सा है, तो भाई हमने देखा भाई ACB यानी ये वाला कोण, ये 31 का दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो दे रखा है। अब इसने कहा है तो BDC ज्ञात करना है। BDC कौन सा कोण है, तो भाई ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ये कोण कितने का होगा, ये ज्ञात करना है। चलो भाई इसको भी ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आते हैं क्या, तो भाई इसमें आते हैं भाई, दिया है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें हमने लिखा दिया है, और इसमें हम देखते हैं भाई एक वृत्त, जो कि वृत्त है ये वाला, एक वृत्त में जिसमें देख सकते हैं भाई BC क्या है, जीवा है, जीवा है, ठीक है भाई। और उसके साथ साथ लिखते हैं तथा कोण ABC जो है वो 69 डिग्री है, और कोण ACB जो है वो 31 डिग्री है। भाई इतनी बात हमें दे रखी है, ओके। और उसके बाद हमें इसमें ज्ञात करना है, तो भाई यहां लिखा हमने ज्ञात करना है, भाई ज्ञात करना है में हम लिखते हैं भाई कोण BDC। भाई इसको हमें ज्ञात करना है कि कोण BDC कितना है, ओके। तो इसके बाद हम आते हैं हल में, हल की बात करते हैं। भाई ये पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। करें क्या इसको शॉर्टकट में, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर दे क्या, चलो भाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये त्रिभुज ABC है, उसमें ये 69 का है, ये 31 का है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इनको जोड़ा तो 100 डिग्री आएगा, और 100 का है तो उस कंडीशन से ये कितने का आएगा, तो त्रिभुज के तीनों डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो नीचे के 200 हैं, तो ये वाला कितना होगा, तो ये 80 का होगा, तभी तो तीनों मिलके 100 होंगे, ओके। अब भाई देखो एक ही चाप से यहाँ कोण है, उसी चाप से यहाँ कोण है, तो ये भी 80 डिग्री का ही होगा, और सीधे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगा, सीधे आपका आंसर सामने है, ओके। तो यही पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है, और इसके रीजंस लिख के बताने हैं। चलो ठीक है, रीजंस बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई क्या चीजें, इसमें हम कह सकते हैं भाई त्रिभुज कौन सा वाला भाई, तो ABC में भाई इसमें हमें पता है क्या क्या चीजें पता है, तो भाई यहां पर हमें पता है कि इसके तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी मैं लिख सकता हूं कोण भाई ABC प्लस कोण ACB प्लस में कोण BAC, ये तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। चलो भाई 180 होता है, और जैसा कि हमें पता है इन दोनों कोणों का मान हमें ज्ञात था, तो उसको यहां पर लिखेंगे। तो यहां लिखा इसको 69 डिग्री, और ये 31 डिग्री, और प्लस में BAC बराबर में 180 डिग्री आ गया। चलो ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो भाई कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे तो भाई 100 डिग्री आ रहा है। उस 100 को उठाकर दूसरी साइड माइनस कर देंगे, तो हमने यहां पर लिखा भाई BAC बराबर कितना आएगा, तो 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री आएगा, और इसको माइनस करते ही कितना बच गया, तो 80 डिग्री बच गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई कोण BAC जो है वो 80 डिग्री आ चुका है, ओके। और इसमें रीजंस भी लिखते हुए जाना है, रीजंस छोड़ने नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो इसका रीजन लिखना पड़ेगा। और रीजन में क्या लिखेंगे, तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, वो हमने लिख दिया है। और उस अनुसार हमारा BAC कितना निकल चुका है, तो वो निकल चुका है 80 डिग्री, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूं ये 80 डिग्री ज्ञात हो चुका है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पर और क्या लिखेंगे, तो और मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि भाई कोण BAC जो है ये बराबर होगा कोण BDC के। और ये क्यों होगा बराबर, भाई BAC जो कोण है वो BDC कोण के बराबर होगा, और इसका रीजन हमारे पास क्या आ रहा है, एक ही चाप से वृत्त पर कोण, और जो एक ही चाप से वृत्त पर जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। भाई हमेशा बराबर होते हैं, तो वो हमने बराबर लिख दिया है, ओके। और इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे भाई BAC तो 80 डिग्री का, तो ये भी 80 का आएगा, यानी मैं अब लिख सकता हूं क्या कि भाई ये BAC जो है वो 80 डिग्री का हम यहाँ निकाल चुके हैं, उसको हमने यहाँ पर रखा, और ये आ गया भाई, इसको तब के साथ लेके आते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे तब भाई BAC कितना है 80 डिग्री,
और यहाँ से हम लिखेंगे BDC जो है ये भी 80 डिग्री का हो गया, और ये ही हमें ज्ञात करना था और ये आंसर निकल चुका है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी हम बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके चलो भाई ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5 और इसमें हम देखते हैं भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर हमने देखा भाई आकृति 10.39 जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अंदर एक वृत्त ABCD 4 बिंदु, भाई कौन से दिख रहे हैं ABCD, ये 4 बिंदु भाई एक वृत्त पर हैं ये चारों बिंदु, ठीक है भाई। अब भाई कहा है AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि AC और BD जो E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि भाई BEC कौन सा है, तो भाई BEC ये कोण जो है वो 130 का है, और ECD की बात करें तो भाई ये वाला कोण जो है 20 डिग्री का है। अब हमें BAC ज्ञात करना है। BAC कौन सा है, तो भाई ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा ये वाला कोण? ओके चलो भाई, इसमें सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है पहले वो लिखते हैं। तो यहां लिखा भाई दिया है, इसमें भाई एक वृत्त है हमारे पास में, इसमें हमें दे रखा है क्या भाई BC जीवा है, भाई ये हमें दे रखा है, ठीक है भाई BC एक जीवा दे रखी है। उसके बाद और क्या दे रखा है भाई, इस जीवा से ही हमारे दो कोण बन रहे हैं, कौन सा A कोण और D कोण बन रहा है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि ये 130 का और ये 20 डिग्री का है, तो इसके अंदर ये BC जीवा है तथा इसमें हम कहेंगे क्या कोण हमारे पास है भाई BEC जो है ये 130 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और कोण भाई BE कहाँ गया भाई ECD, हाँ ये रहा ECD, ये हमें 20 डिग्री का दे रखा है भाई। ये दो चीजें हमें दे रखी है वो हमने लिख दी है। ओके चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद आते हैं क्या, तो उसके बाद आते हैं भाई क्या हमें ज्ञात करना है। तो यहां हमने लिखा ज्ञात करना है, ठीक है भाई। ज्ञात करना है में आते हैं, तो ज्ञात करना है कि कंडीशन में आते हैं तो भाई क्या होगा, तो हमें ज्ञात करना है कौन सा, तो भाई BAC, मतलब कि ये वाला कोण ज्ञात करना था, यही था। तो हम उसको लिख देते हैं यहाँ पर कि हमें ज्ञात करना है भाई BAC। उसके बाद हम आते हैं हल पे, भाई कैसे इसको ज्ञात किया जाएगा उस हल पे आते हैं, ठीक है। अब हल की बात यहाँ पर देखिए क्या है, अगर मैं ये कोण निकाल दूं D वाला, तो क्या ये D और A बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि एक ही चाप से D भी बन रहा है और एक ही चाप से A बन रहा है। तो क्या इसको भी हम 1 मिनट में सॉल्व करें क्या, 1 मिनट में? चलो भाई बिल्कुल करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या है, 130 डिग्री का ये है, तो भाई ये कितने का होगा, तो भाई इन दोनों का योग 180 होता है भाई। एक रैखिक युग्म, एक रेखा पर दो कोण है, ठीक है। ये 130 का है तो ये 50 का होगा। चलो भाई ठीक है, ये 50 का हो गया तो 130 तभी 180 हो गया, और ये 50 और 20 70 होता है, और ये कितने का होगा 110 का होगा, तभी तीनों कोणों का योग 180 होगा, ये होगा। अब अगर ये 110 का है तो भाई एक ही चाप से यहाँ है तो उसी चाप से यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी 110 डिग्री का हो गया, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ओके, लेकिन हमें इसको पूरे पैटर्न में करना है और वो देखिए किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा भाई कोण BEC, भाई यहाँ पर लिखेंगे भाई कोण BEC प्लस में कोण CED, इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है। चलो भाई ठीक है भाई, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब भाई इन दोनों कोणों का योग जो 180 है, तो इसका रीजन क्या होगा, इसके रीजन की बात करें तो भाई ये एक ही रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, यानी कि इसे कहेंगे रैखिक युग्म। ये आ रहा है हमारे पास रैखिक युग्म। चलो भाई ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या कोई कोण पता है, तो भाई BEC तो पता है ना हमें 130 डिग्री, तो इसको लिख देते हैं भाई। ये आया 130 डिग्री का, प्लस में CED, ये आ रहा है भाई 180 डिग्री। इस 130 को उस साइड लेके भेजेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है CED बराबर में आ रहा है भाई 180 माइनस में 130 डिग्री, ये आ गया, और ये आ चुका है 50 डिग्री, और ये आ गया हमारे पास CED, ठीक है भाई। CED कौन सा है भाई, CED ये हमारा जो x आ गया वो 50 डिग्री आ चुका है। ओके, तो भाई इसको अभी राउंड में रखने की जरूरत नहीं, बस ये हमारे पास आ गया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली है, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज, कौन सा वाला त्रिभुज, तो यहाँ पर मैंने लिखा है भाई त्रिभुज, ऊपर से ले आते हैं भाई त्रिभुज कौन सा है, तो भाई
डी सी में, भाई इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं भाई तीनों कोणों का योग 180 होगा, यानी मैं कह सकता हूं भाई कोण कौन सा है, तो कोण है भाई सीईडी प्लस में ईसीडी और प्लस में सीडीई, ये तीनों मिलके हो जाएगा 180 डिग्री। भाई ये तीनों मिलके क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री हो गए। ओके भाई चलो ठीक है। अब भाई ये तीनों मिलके 180 डिग्री हैं, तो इसका रीजन क्या आएगा, तो रीजन हम यहां पर लिखेंगे भाई क्या, इसका रीजन आ रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 होगा, वो हमने यहां पर लिखा है। डन। अब भाई इसमें कोण कौन कौन से हमें पता है, तो हम देखेंगे भाई सीईडी मतलब ये एक्स वाला हमें पता है कि भाई ये 50 डिग्री का हम निकाल चुके हैं, तो ये 50 का, ये 20 का और ये डी आएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं भाई क्या, भाई सीईडी की जगह आएगा 50, भाई ईसीडी की जगह आएगा 20 और सीडीई जो है ये तीनों मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं। चलो भाई ठीक है। अब 50 और 20 जोड़ेगा कितना होगा 70, और इस 70 को उस साइड लेके जाएंगे, तो भाई पहले हम लिखेंगे 70 डिग्री प्लस में सीडीई बराबर में आ रहा है 180 डिग्री। इस 70 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आ रहा है हमारे पास सीडीई और ये आ रहा है 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री और ये हमें आ रहा है भाई 110 डिग्री का। भाई ये सीडीई आ गया है 110 डिग्री का। चलो ठीक है, मतलब ये वाला कोण आ गया है 110 डिग्री का, ठीक है। और इसी के अनुसार जो ये कोण हमने 110 लिखा है, क्या इसी को मैं लिख सकता हूं CDB, भाई ये भी तो लिख सकते हैं, CDE लिखो या CDB लिखो, भाई इसी रेखा को तो बड़ी किया गया है लेकिन कोण तो इसी की बात कर रहे हैं, तो हम इसी को लिख सकते हैं भाई ये बराबर आ चुका है किसके, कोण CDB के, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलो ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे भाई कोण CDB है और CAB जो है, भाई यहां पर मैं लिख सकता हूं भाई क्या, कोण CDB तथा कोण CAB, भाई ये दोनों कोण जो है वो एक ही चाप से बने हैं, एक ही चाप से बने कोण हैं। भाई ये एक ही चाप से बने हुए कोण हैं, ये एक ही चाप, ठीक है भाई, एक ही चाप से बने हुए कोण है तो ये बराबर होंगे, यानी मैं लिख सकता हूं कोण CDB जो है ये बराबर होगा कोण CAB के, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या भाई CAB के, तो यानी CDB हमारा 110 डिग्री का है तो हम उसको यहां पर वैल्यू रखते हैं, ये आ गया 110 डिग्री का और यानी CAB जो आ गया ये आ गया 110 डिग्री का ये भी। और क्या हमें यही याद करना था, CAB या BAC, बात एक ही है, ठीक है। CAB लिखो या BAC लिखो, बात एक ही है, क्योंकि भाई CAB तब भी इसका नाम है और BAC तब भी इसी का नाम है, दोनों एक ही चीजें, यानी कि हम यहां पर ज्ञात कर चुके हैं कि CAB 110 डिग्री का हो गया और यही हमें याद करना था और क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ओके, तो भाई आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है और आपको मैंने इसमें ये भी बता दिया कैसे इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट था, किस अनुसार हमने इसको सॉल्व किया है। तो भाई एक चीज तो कंफर्म समझ लेना कि भाई एक ही चाप से वृत्त पर अगर अलग अलग जगह पे कोण बनाया जाए तो सारे कोण बराबर होते हैं और उसका हम यूज करके ये क्वेश्चंस याद कर रहे हैं। ओके, तो भाई स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो भाई ठीक, ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारे पास दे रखा है भाई ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। भाई हमें क्या दे रखा है भाई, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलो भाई पहले तो इसके फिगर को बनाते हैं, कहना क्या चाहता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आते हैं भाई, ये मैंने एक चित्र बनाया, वृत्त बना दिया, ठीक है। और इसमें कहा गया एक चक्रीय चतुर्भुज, मतलब कि मैं इसको बनाऊंगा कुछ ऐसा, भाई इस तरीके का कुछ बना दिया मैंने, जिसमें लिखा भाई ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। अब इसमें कहा गया है भाई इसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि मैं इसके विकर्ण इसको मिलाया मैंने और इसको मिलाया और इसके विकर्ण जो है वो E पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं
और ये मत समझना ई जो है उसका केंद्र है, ऐसा नहीं दे रखा कि भाई ई केंद्र है इसलिए वो कोई भी बिंदु हो सकता है, हमें नहीं पता वो केंद्र है कि नहीं है। ओके चलो भाई, अब इसके बाद क्या है, यदि डीबीसी जो है, डीबीसी कौन सा, डीबीसी ये हमें दे रखा है कितने का, 70 डिग्री का दे रखा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई ये दे रखा है हमें 70 डिग्री का, कौन सा, डीबीसी 70 का दे रखा है। उसका बीएसी, भाई बीएसी जो है वो 30 डिग्री का दे रखा है, भाई ये 30 डिग्री का दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है बीसीडी हमें ज्ञात करना है, तो बीसीडी कौन सा है, तो भाई ये वाला पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, बीसीडी ज्ञात करना है। उसके बाद क्या है, पुनः है अगर, मतलब इसके बाद हमें देखना है कि अगर ए बी और बीसी बराबर है, यानी कि कहा जाए ये ए बी और बीसी आपस में बराबर हैं, तब हमें ज्ञात करना है ईसीडी को ज्ञात करना है। कौन सा ईसीडी है, तो भाई ईसीडी इस कोण को हमें ज्ञात करना है। कब, जब ये दोनों चीजें बराबर हैं तब ज्ञात करना है। ओके तो करते हैं सेशन को स्टार्ट, मतलब सेशन क्या, क्वेश्चन को स्टार्ट। और क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा भाई दिया है, भाई दिया है। क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, तो भाई दिया है और क्या दे रखा है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज। तो हम यहां पर लिखेंगे भाई ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है भाई, पहली बात तो ये करते हैं चक्रीय चतुर्भुज है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, क्या हो गया, पहले ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, तो इसमें हमें दे रखा है भाई कोण जो है डीबीसी ये बराबर है 70 डिग्री के, कोण बीएसी जो है ये बराबर है 30 डिग्री के। चलो भाई ये दोनों चीज हो गई। उसके बाद हमें ज्ञात करना है बीसीडी का मान, ये कौन सा, बीसीडी का मान, मतलब हम अब लिखेंगे इसके बाद क्या ज्ञात करना है उस पर आते हैं। तो यहां मैंने लिखा भाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर आते हैं ज्ञात करना है में, तो हमें ज्ञात करना है क्या, तो भाई सबसे पहले बीसीडी, भाई लिखा हमने बीसीडी ये कोण हमें ज्ञात करना है। उसके बाद भाई क्या ज्ञात करना है, तो भाई जब, उसके बाद लिखेंगे जब ए बी बराबर बीसी है उस टाइम पे हमें ज्ञात करना है, तब भाई कोण ईसीडी ज्ञात करना है। भाई ये दो चीजें ज्ञात करनी है। करें हल इसका स्टार्ट, तो भाई बिल्कुल करते हैं। तो यहां पर इसके बाद आते हैं हल पे, ज्ञात करने के बाद इस पर आते हैं हल में। ठीक है भाई, तो हल पे आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसको 1 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाए। 1 मिनट वाले तरीके से बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट में भी सॉल्व हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं 1 मिनट के हिसाब से, तो भाई देख लो, अगर ये बीसी एक जीवा है, भाई जीवा तो है ही, भाई बीसी एक जीवा है, इससे हमने देखा यहां 30 का कोण है, तो इससे इधर बनेगा तो ये भी 30 का ही आएगा। चलो भाई बिल्कुल 30 का आएगा। अब आप देखोगे इस त्रिभुज की बात करें, पूरे बड़े त्रिभुज की, तो भाई तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो ये 70 का, ये 30 का है, तो ये पूरा कितने का होगा, तो 7 3 10 मतलब 100 डिग्री, तो यही हो गया। तो ये वाला अपने आप 80 डिग्री का आएगा, भाई यही आएगा। यानी हमने सीधे ज्ञात कर लिया कि भाई बी सी डी जो है वो 80 डिग्री का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि भाई अगर बराबर है, कौन कौन सी भुजा, ए बी और बी सी बराबर है, तब हमें ज्ञात करना है ई सी डी, मतलब कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो भाई उसके लिए क्या करते हैं, ये कोण निकालते हैं। तो अगर ए बी और बी सी बराबर है तो ये 30 का है, तो ये वाला भी 30 का ही होगा। ठीक है, अगर ये 30 का और ये पूरा 80 का है, तो भाई 80 में से 30 घटाएंगे तो ये तो 50 का ही आएगा, तो ये 50 का आ गया, हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से बड़ा आराम से सॉल्व होगा। तो इसको हम पूरे अच्छे पैटर्न में दोबारा से करते हैं, जैसे कि बार बार क्वेश्चन में कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक चीज पहले पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन होता कैसे है। तो पहले हमने देखा ये क्वेश्चन होता कैसे है, उसके बाद हम चलेंगे भाई, उसके बाद चलेंगे भाई उसको हम डिटेल में करने, क्योंकि डिटेल में करना बिल्कुल आवश्यक है। क्योंकि भाई आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो आपको हमेशा डिटेल में ही करना पड़ेगा। अगर एमसीक्यूज आते हैं तब आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें डायरेक्ट कर सके आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब पूरा लिख के पेपर देना है, तो इस कंडीशन में आपको सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो कि हम बता रहे हैं। तो भाई करो भाई, करते हैं स्टार्ट, देखते हैं भाई कैसे हम रीजन के साथ साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं भाई बीसी एक चाप है, तो इसका मतलब इस चाप से बीसी से ये ए कोण और डी कोण दोनों बराबर होंगे, तो इसको लिखते हैं हम यहां पर। तो भाई क्या लिखा भाई, कोण बीएसी जो है, BAC जो है ये बराबर होगा कोण BDC के। भाई BAC है जो BDC के बराबर होगा, और इसका रीजन हम यहां पर क्या लिख देंगे, एक ही चाप से वृत्त पर बना कोण।
ठीक है भाई, एक ही चाप से वृत्त पर बना कोण, भाई एक ही चाप BC है ये वाला, इससे इस पे बन रहा है और इससे ये बन रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि BAC 30 डिग्री का है, तो भाई दोबारा BDC भी 30 का ही होगा, मैंने लिखा है नहीं, ये 30 डिग्री का है तो ये हो जाएगा BDC के बराबर। चलो भाई, इस कारणवश हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये भी 30 का आ गया। चलो पहली बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, त्रिभुज लेते हैं BCD। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है भाई त्रिभुज BCD में, इस त्रिभुज में की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम इसको लिखेंगे कि भाई कोण हमारे पास है पहला BDC, भाई पहला कौन सा है, तो भाई BDC, यानी कि देखो भाई इस त्रिभुज में 1 2 3 इन तीनों कोणों चाहिए, तो पहले हमने क्या BDC, मतलब इस कोण को क्या, फिर ये कोण लिखते हैं भाई DBC, भाई ये लिखते हैं, तो हम यहां पर लिखते हैं भाई प्लस में DBC, और प्लस में तीसरा कोण कौन सा है, तो भाई BCD है, ये देखेंगे, तो भाई इसको लिखा हमने, और ये तीनों मिलके आएगा 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या आएगा, तो रीजन इसका ये आएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने लिख दिया, डन। चलो ठीक है, ये चीज आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो भाई इसका यूज करेंगे। यूज क्या करेंगे, तो भाई BDC कितना है 30 का, तो पहले 30 लिखा हमने, तो यहां पर लिखा भाई 30 डिग्री। उसके बाद DBC कितना है, तो DBC ये हमें दे रखा है DBC 70 का, तो ये लिख दिया 70 का। इसके बाद चल रहे हैं जो तब के बाद ये लिखा, उसके बाद तब के बाद चल रहे हैं, पहला 30 आ गया, दूसरा 70 आ गया, और तीसरा हमें नहीं पता तो उसको लिख देते हैं जो कि है BCD, अब बराबर में 180 डिग्री है। इन दोनों को जोड़कर उस साइड लेके आएंगे, तो जोड़ेंगे तो 70 में 30 जुड़ा 100 आएगा, और 100 उस साइड जाके घट जाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे कोण BCD जो है 180 माइनस में 100 डिग्री, वो हमने लिख दिया है, डन। चलो ठीक है, अब जैसे इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं हमारे पास आ रहा है 80 डिग्री आ रहा है, यानी कि हम देखते हैं भाई ये पूरा जो कोण आ रहा है, ये जो पूरा जो कोण है ये 80 डिग्री का आ चुका है। चलो भाई बहुत बढ़िया, पूरा कोण 80 डिग्री का आ गया। अब उसके बाद भाई क्या हमें यही ज्ञात करना था, BCD ज्ञात करना था, तो हम देख पा रहे हैं भाई BCD हाँ बिल्कुल ज्ञात करना था, और ये हमारा निकल चुका है। चलो भाई ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद क्या रखा है, अगर यानी जब AB और BC बराबर है, तो यहां पर हम कहेंगे जब AB और BC बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे क्या कि भाई जब AB बराबर में BC है, ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे तब क्या होगा, तो तब त्रिभुज ABC है समद्विबाहु बन जाएगा, ABC समद्विबाहु बन जाएगा। त्रिभुज बनता है, ठीक है भाई। यहां पर देख सकते हैं भाई क्या कि भाई जब अगर ये AB जो है वो BC के बराबर होगा, तो ये ABC समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, वो हमने बना दिया है। और उस अकॉर्डिंग ये जो 30 कोण है A वाला, वो C वाला कोण क्या है BACA जो है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी मैं लिख सकता हूं क्या भाई, इसके बाद लिख सकते हैं कोण BAC जो है, भाई कौन सा कोण है BAC जो है वो BCA के बराबर होगा, तो यहां आपने लिखा BCA के बराबर होगा, जो कि 30 डिग्री होगा। चलो भाई ठीक है भाई, ये किस वजह से हो रहा है, तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि समद्विबाहु में उसके दो समूह कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ओके चलो भाई ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट ये है कि हमें ज्ञात करना था कौन सा कोण ECD। ECD कौन सा है, तो भाई ये छोटा वाला, ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब अगर मैं कहूं ये कोण मुझे ज्ञात करना है, कैसे निकलेगा, अगर पूरे में से मैं इसको घटा दूं, इतने को भाई पूरे में से इस वाले कोण को घटा दूं, मतलब कि हम BCA को घटा दें, तब जाके हमारा ये कोण निकलेगा। तो यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई कोण हमें जो निकालना है कौन सा ECD, भाई कोण मैंने लिखा ECD, ये क्या होगा, तो भाई कोण ECD जो होगा वो होगा BCD, भाई लिखा हमने कोण BCD माइनस में कोण भाई क्या आएगा BCA, भाई ये होगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, यहां पर क्या है, अगर मुझे ये छोटा कोण निकालना है तो भाई पूरे बड़े में से इस हिस्से को घटाना पड़ेगा। बड़े का नाम है BCD, इसमें से घटाना होगा BCA को घटाना पड़ेगा, यही होगा। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है, ये चीज हमने लिख दिया है। अब देखिए BCD ये पूरा कितने का था, तो ये 80 डिग्री का था,
भाई BCD 80 डिग्री का था, यही चीज था भाई, BCD हमने यहाँ पे निकाला 80 और यहाँ पे लिखा हुआ है 80, डन। तो ये 80 लिखा, उसमें से हम घटा रहे हैं क्या, तो भाई BCA वो कितना है 30, तो ये 30 लिख दिया हमने, और उस अनुसार से ये आ गया 50 डिग्री आ गया। और हम देख पा रहे हैं भाई ECD जो है वो 50 डिग्री का आ चुका है, और ये आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आपको इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने हर एक रूल को एक्सप्लेन किया है कि भाई कौन सी चीज क्यों आ रही है, ठीक है, और ये रूल आपको भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में आपको इसका शॉर्टकट तरीका भी बता दिया, यानी अगर कोई कॉम्पिटिटिव की बात की जाए या फिर MCQs या बहुविकल्प की बात की जाए तो उसमें आप कैसे इसको फटाफट सॉल्व करोगे वो आपको बता दिया, और आपका जो एग्जाम नॉर्मली जो होता है उसमें आप कैसे पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, कैसे पूरे क्वेश्चन को करोगे, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो भाई इसी तरह से साथ में बने रहिए, हर क्वेश्चन को मैं इस तरह से डिटेल में बताते जाऊंगा कि कैसे कोई से क्वेश्चंस को आप कैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से आप कर सकते हो। ओके, चलो भाई ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, फिर मैं इनको इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किस टाइप का है वो देखते हैं, और उसको भी देखते हैं कैसे आराम से वो सॉल्व होने वाला है। चलो यहां पर नेक्स्ट है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसे के शीर्ष से जाने वाले वृत्त पर वृत्त के व्यास हों, भाई इसमें क्या कहा जा रहा है, भाई इसने ये कह रहा है कि भाई एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो पहले तो मैंने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया, ठीक है, जो कि मैं यहां पर बना देता हूं। भाई कैसे आ रहा है, तो भाई इस तरीके से आ रहा है, जो कि लिखा भाई ABCD। भाई पहली बात जो इसने कही थी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वो हमने बना दिया। उसके बाद क्या है कि विकर्ण जो है, इसके विकर्ण जो बात करें उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हैं, यानी क्या कहा जा रहा है, इसके जो विकर्ण हैं, भाई ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, ये इसके व्यास हैं। व्यास का मतलब ये केंद्र से होकर जाएगा, भाई व्यास है इसका मतलब ये केंद्र से होकर जाएगा, भाई तभी व्यास होगा। चलो भाई ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये एक आयत है। भाई आयत कैसे सिद्ध होता है, तो आयत में एक चीज होती है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होती है कि भाई उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये होता है। डन, चलो भाई ठीक है, इतनी बात हमें सिद्ध करनी है, और वो कैसे होगा तो यहां देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हमने दिया है, क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है पहले ये देखते हैं। तो भाई एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, यानी ABCD जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है भाई, एक चक्रीय चतुर्भुज है, पहली बात तो ये। और इसके विकर्ण जो हैं तथा विकर्ण कौन कौन से है भाई, AC और भाई विकर्ण AC और BD जो है, भाई विकर्ण AC और BD जो है ये क्या है, व्यास है। ठीक है भाई, यहां पर हमने देख लिया भाई इसके विकर्ण जो है AC और BD क्या है, व्यास है। डन, और भाई ये एक चक्रीय चतुर्भुज, इतनी बात हो गई है। अब हमें ज्ञात करना है क्या, तो हमें इसमें ज्ञात नहीं सिद्ध करना है, तो मैं लिख देता हूं भाई सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि भाई ABCD जो है चतुर्भुज ABCD एक आयत है। भाई ये हमें सिद्ध करना है, चलो भाई सिद्ध करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इसके चारों कोण 90 डिग्री के आ जाते हैं तो ये आयत सिद्ध हो जाएगा, इतनी बात में भी आयत हम इसको कह सकते हैं। तो यहां पर हम आते हैं सिद्ध पे, ठीक है। अब देखिए सिद्ध पे आते हैं, तो यहां पर अगर मैं कहूं कोण ABC 90 डिग्री का है, तो आप रीजन बताओगे, भाई कमेंट करो। भाई कोण ABC मैंने 90 डिग्री लिख दिया, और ये क्यों है ये आप कमेंट कर रहोगे, भाई बताओ, भाई बताओ, कमेंट करो तभी मैं लिखूंगा ना, भाई तभी लिखूंगा, जल्दी कमेंट करो। तो भाई जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ देखिए भाई क्या चीज़ें, वही ये चीज़ मैं बार बार एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, क्या कि भाई एक व्यास से अगर कोई भी वृत्त पर कोई कोण बनता है तो वो हमेशा 90 का ही बनता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्यास से, भाई व्यास से वृत्त पर बना कोण, भाई व्यास से वृत्त पर बना कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा, ये हमने लिख दिया। डन, चलो ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, भाई मैंने लिखा भाई इसी प्रकार से
इसी प्रकार से लिखा जा सकता है, जब ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, यानी ADC ये भी 90 का होगा। तो मैंने यहां पर लिखा कोण ADC ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। डन, चलो भाई ठीक है भाई, ये 90 का है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो भाई अगला हम यहां पर देखेंगे भाई क्या ये BD भी व्यास है, भाई BD भी व्यास है, तो हाँ भाई, तो हम अब देखेंगे भाई व्यास BD से। अब भाई व्यास BD से कहा जाए तो व्यास BD से की बात करें तो भाई इसमें हम देख रहे हैं भाई BD व्यास से ये वाला कोण भी 90 का होगा, तो हम लिख सकते हैं भाई कोण BAD, कोण BAD ये भी 90 का होगा। और इसके बाद हम लिखेंगे भाई क्या BCD की बात करें तो ये वाला BCD ये भी 90 का होगा। तो भाई यहां पर लिखेंगे कोण BCD जो है ये भी 90 डिग्री का होगा। चलो भाई ये चीज हो गया, इसमें भी लिखते हैं, इसी प्रकार से सारी चीज हो गई है। अब इसमें हम देखते हैं भाई समीकरण डाला मैंने 1, भाई ये 2, ये 3 और ये 4, भाई ये 4 समीकरण हमने डाल दिए। और चारों समीकरण से क्या देख पा रहे हैं भाई, अगर हम देख पा रहे हैं चारों कोण 90 डिग्री के हो गए, इसका मतलब ये आयत बन चुका है। अब बोलोगे सर वर्ग भी में भी तो होते हैं चारों कोण 90 के, तो हम इसे वर्ग नहीं कह सकते। तो एक चीज याद रखना, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, आयत कैसे सिद्ध किया जाता है, आमने सामने की भुजा बराबर और चारों कोण 90 के, ये होता है। और ये सारी प्रॉपर्टी किस में होती है, वर्ग में भी होती है। वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसमें तो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है क्या, कि चारों ही बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के तो बराबर हैं लेकिन वो चारों ही बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एक वर्ग जो होता है वो भी आयत होता है। डन, तो यहां पर हमें ये नहीं देखना कि वर्ग है कि नहीं, अगर वर्ग है तब भी आयत है और नहीं है तब भी आयत है, क्योंकि इसके चारों कोण 90 के हो गए। तो यहां पर हम सीधे लिखेंगे क्या गई, समीकरण भाई समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, भाई समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से हम क्या देखते हैं, तो भाई चारों से हम देखते हैं भाई चारों कोण 90 के हैं, यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ओके, तो ये भी एक आयत है और ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये भी 1 मिनट में आपका सॉल्व होने वाला था। क्या कि भाई आप इसको देखते ही देख सकते हैं, क्या व्यास से भाई बनाए तो 90 90 के ही बनेंगे, इस व्यास से बनाए तो ये 90 और 90 का ही बनेगा। व्यास से कोई भी कोण बनता है 90 का ही, और चारों कोण 90 के हैं तो ये अपना एक आयत है। तो आप देखते इसको बता सकते हो। तो ये भी 1 मिनट से पहले का, मतलब आधे मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए, अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा इस तरह के पैटर्न में से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डन, तो भाई ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम उसको भी बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर हम देखते हैं भाई यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं, भाई कोई एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी असमांतर भुजाएं बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। मतलब उसमें सिद्ध करना है वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। यानी कि कहा जाए भाई मैंने एक चतुर्भुज कुछ ऐसा बनाया, भाई ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, और इसमें मैंने बनाया भाई A, B, C और D, ये चीज हो गया। इसने क्वेश्चन में कहा इसकी जो असमांतर भुजाएं ये दोनों क्या है, ये बराबर है, भाई ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब हमें सिद्ध करना है क्या, कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ओके चलो भाई सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध होगा, तो उसको सिद्ध करने से पहले सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है क्वेश्चन में क्या क्या। तो हमने यहां पर लिखा दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में, भाई इसमें हमें दे रखा है AD जो है वो बराबर है BC के, भाई AD और BC के बराबर है, ये हमें दे रखा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हमें इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो लिखते हैं भाई सिद्ध करना है। भाई सिद्ध करना है की कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, तो भाई सिद्ध करना है में हम लिखेंगे भाई ये चतुर्भुज जो है वो एक चक्रीय होना चाहिए, यानी हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है।
ठीक है भाई, हमें सिद्ध करना है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। वो कैसे सिद्ध किया जाएगा? देखो चक्रीय चतुर्भुज कैसे सिद्ध होता है, मतलब ऐसा क्या करेंगे चक्रीय हो जाए। तो चक्रीय चतुर्भुज तब सिद्ध होगा जब आप यहां पर कह सकते हो कि इसके आमने सामने के कोणों का योग 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री का है। यानी कि अगर आप सिद्ध कर पाते हो कि इसका कोण, इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो ये आयत है। डन। अब वो कैसे होगा तो वो देखते हैं। तो भाई उसको करने के लिए हमें इसमें करनी पड़ेगी रचना। यहां पर आते हैं, हम रचना करेंगे। अब भाई रचना कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो भाई यहां पर देख लो, इसको पहले मैं यहां पर इरेज करता हूं। हाँ जी, तो यहां पर हम रचना ये करेंगे कि हम एक रेखा खींचेंगे। कौन सी रेखा खींचेंगे? तो रेखा एक यहां पर इस तरीके से खींचेंगे, ऐसे, ठीक है। और जो कि आ गया ई आ गया, और ये क्या है, ए जो है वो बीसी के समांतर है, ये खींचेंगे। तो हमने रचना में लिख दिया क्या कि भाई ए जो है वो समांतर है बीसी के। भाई ए और बीसी समांतर है, ये हमने रचना कर दी है। अब इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग इसका हल करेंगे, यानी सिद्ध करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सिद्ध के अंदर आते हैं। तो यहां पर जैसे ही मैं यहां पर देखता हूं कि भाई ए सी ए जो है वो बीसी के समांतर है, यानी मैं लिख सकता हूं भाई क्या, ए समांतर है बीसी के, ठीक है। ये कैसे है? तो रचना के द्वारा, ठीक है भाई, रचना से है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई कि ए बी समांतर है डीसी के या फिर ईसी के। ए बी समांतर है डीसी के या फिर ईसी ही लिखते हैं, ईसी के। और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि ये समलम चतुर्भुज था। भाई समलम है तो उसके एक भुजाओं का जोड़ा तो समांतर हो गई। तो यानी ये भुजा इसके समांतर दे रखे, यानी मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसमें दिया है के अंदर भी कि भाई ये हमें दे रखा था ए बी जो है वो समांतर दे रखा था डीसी के। भाई ये इसके समांतर दे रखा था और ये भुजा इसके बराबर दे रखी थी। चलो भाई ठीक है। अब देखो यहां पर हुआ क्या कि हमने देखा कि ये दोनों चीजें समांतर, मतलब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाती है तो वो एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। डन। तो हम यहां पर अब लिख सकते हैं क्या कि भाई तब, भाई लिखा भाई तब हमारे पास है ए बी सी ई, चतुर्भुज ए बी सी ई जो है ये समांतर चतुर्भुज बन चुका है। भाई क्या लिखा? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई। ये ए बी सी ई, भाई ए बी सी ई ये एक समांतर चतुर्भुज बन चुका है, वो हमने यहां पर लिख दिया। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। अब भाई ये ए बी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे? तो उस अकॉर्डिंग ये होगा कि भाई बी सी और ए ई जो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इस कंडीशन से तब बी सी बराबर है ए ई के, ठीक है। बी सी ए ई के बराबर है। भाई ये भुजा इसके बराबर हो गई है, यानी ये तीनों भुजाएं सेम हो चुकी है। डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं और क्या चीज होने वाला है, मतलब अब किस तरीके से क्वेश्चन आगे सॉल्व होने वाला है। तो यहां पर हम कह सकते हैं एक तो भाई ये कोण इस कोण के बराबर होगा, भाई ये दोनों कोण बराबर होंगे। डन। चलो ठीक है। भाई ये अगर एक्स का है तो ये भी एक्स का होगा, भाई ये दोनों एक्स के होंगे। ओके। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है, ये पूरा समांतर चतुर्भुज है, तो ये अगर वाई का है तो ये भी वाई का होगा। भाई क्या होगा ये y का? तो भाई हाँ ये y का होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, अच्छा y भी क्यों लिखे? हम इसको क्या लिखते हैं ना कि हमें पता है इन दोनों का योग 180 होता है। तो भाई ये x का है तो ये कितने का आएगा? 180 माइनस एक्स का होगा। भाई ये होगा, भाई ये x का है तो ये 180 माइनस एक्स का, क्योंकि पूरा 180 है। अब उस पूरे में से इस x को घटाओगे तभी आएगा। डन। तो ये 180 माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पर ये भी आ गया 180 माइनस एक्स आ गया। चलो भाई ये चीज आ गया। अब हमें पता है इन दोनों का योग भी 180 होता है, यानी ये भी x का होगा, भाई ये भी x का होगा। या फिर यहां से भी देख सकते हो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो एक ही ओर के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये x का है तो ये भी x का होगा, ठीक है। अब ये x का है तो यहां पर ये भी x का हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था? क्वेश्चन में हमें इतनी चीजें नहीं निकाले, हमें क्वेश्चन में जस्ट चाहिए कि अगर आमने सामने की आमने सामने के कोणों का योग 180 आ जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है। यानी कि हमारा क्वेश्चन यहीं पर सिद्ध हो गया था। कहां पर भाई? यहां पर सिद्ध हो गया था क्या कि हमने इसको x माना, उससे ये 180 माइनस एक्स हो गया, और उसको ही हम सामने लिख सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दोनों कोण बराबर होते हैं। अब देखिए d और b इन दोनों का योग कितना है? 180 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना था। चलो भाई इसी बात को हम करते हैं आगे सॉल्व। तो यहां पर हमने देखा BC और AE तो बराबर हो गया, यानी ये BC और AE बराबर हो गया, और उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? तो तब लिख सकते हैं भाई
ये जो हमने एक्स एक्स और एक्स लिखा उसको बराबर लिखते हैं, तो भाई ए डी ई जो है, ए डी ई बराबर हो जाएगा किसके, ए ई डी के, ये दोनों के बराबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो BC और AE बराबर है, BC कौन सा है, BC और AE बराबर, और ये इसके बराबर है, तो ये भी मैं साथ में लिख ही देता हूं भाई ये साथ में लिख ही देता हूं भाई, AD भी बराबर था। अच्छा अब यहां पर देखा भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये कोण इसके बराबर, जो कि मैं यहां लिख चुका हूं, और इसके बराबर में x लिख दिया, चलो ठीक है ओके। उसके बाद भाई ये x है, तो ये कितने का होगा, तो भाई मैं यहां पर लिख सकता हूं, तब कोण जो हमारे पास है AEC, कोण AEC ये आ गया हमारा 180 माइनस में x होगा, और इसका रीजन क्या होगा, तो भाई रीजन ये होगा कि इन दोनों का योग 180 होता है, इसलिए यानी रैखिक युग्म होगा। तो हम यहां पर लिखते हैं क्या रहे, रैखिक युग्म आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इससे ही आ गया ओके। अब यहां पर देख सकते हैं भाई कोण कौन सा वाला भाई, AEC जो है वो बराबर होगा ABC के। भाई ये कोण AEC जो है वो ABC के बराबर होगा, नहीं ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और वो क्यों बराबर होंगे, तो वो भाई इसलिए बराबर होंगे, इसमें मैं लिख सकता हूं भाई क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भाई इतना ही लिख दो, कोई बात नहीं, सम्मुख कोण है जो कि बराबर होते हैं, डन। चलो भाई ठीक है, ये हमने लिख दिया। और अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी मैं लिख सकता हूं अब क्या भाई, तब जो ABC है, ABC ये भी 180 का हो जाएगा, तो हम लिखते हैं भाई ABC जो है ये भी 180 माइनस x का हो चुका है, डन, ये चीज आ गया। अब देखिए यहां पर क्या है, हमें इस चतुर्भुज में देखते हैं, चतुर्भुज ABCD में, अब इसमें देखते हैं भाई कोण कौन सा है, AD और C प्लस में कोण ABC, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, तो भाई यहां पर मैंने लिखा ADC कौन सा है, तो भाई ADC यानी ये x है, भाई x है, तो भाई हमने यहां पर लिखा इसको x, ठीक है। ये कितना ABC, तो ये 180 माइनस x है, तो इसको हमने लिखा 180 माइनस में x लिखा, ठीक है भाई, ये आ गया 180 माइनस में x आ गया। और इसको जब जोड़ा हमने, तो जोड़ के हम देख रहे हैं तो x से तो x कट गया, और ये हमारे पास आ गया है 80 आ गया है, 180। अब इससे क्या दर्शाते हैं हम, इससे हम दर्शा रहे हैं कि इसके सम्मुख कोण जो है 180 डिग्री का आ गया। आगे भी सम्मुख कोणों का योग, भाई सामने सामने कोणों का योग 180 आ गया, इसका मतलब अब हम लिखेंगे तब चतुर्भुज ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज। अच्छा इसको मैं इधर लिख देता हूं, एक बार में ही सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये 180 डिग्री आ चुका है, और इसको लिखते हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, डन। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है, जिसमें हमें सिद्ध करना था कि ये चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज है, और ये बिल्कुल आराम से सिद्ध हो चुका है ओके। तो भाई आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा इसको एक छोटा सा दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ, ठीक है, दोबारा से भाई क्या चीजें हुई है। तो हुई ये है कि हमें ये पता है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ये रेखा इसके समांतर है, और ये भुजा इसके बराबर दे रखी थी, डन। अब हमने इसमें रचना की है कि भाई एक लाइन खींचा जो इसके समांतर थी, अब भाई ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, यानी कि इसकी चारों भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। उसके बाद क्या चीज है भाई, ये दोनों भुजाएं क्या है, सेम थी, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर तो दे ही रखा था भाई, AD और ये बराबर दे रखा था, और ये इसके बराबर हमने देख लिया यहाँ पे। अब उस कारण से ये दोनों कोण बराबर हैं, और ये रैखिक युग्म से ये चीज आ गया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 था, और ये सम्मुख कोण बराबर होते, तो इसको ही मैंने ये लिख दिया। और फाइनली हमने इसमें देखा कि D और B का योग है वो 180 आ रहा है, और 180 आने का मतलब ये चक्रीय होगा, और वो हमने सिद्ध कर दिया है, डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको भी ये भी आपको आना चाहिए ओके, तो इसकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है, मैं इसको इरेज करता हूँ, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर देखा भाई प्रश्न नंबर 9 में, प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो 9 में क्या कह रहा है, तो भाई 9 में कह रहा है दो वृत्त दो बिंदुओं B और C, भाई दो वृत्त ये हैं जो कि दो बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप देख भी सकते हो, एक वृत्त हमारा ये पूरा है, और एक दूसरा वृत्त है जो कि B और C पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या चीज कहता है भाई, उसके बाद ये कह रहा है B से जाने वाली दो रेखाखंड, भाई B से जाने वाली दो रेखाखंड है,
ठीक है, जो कि क्या है ABD है और PBQ है। वृत्त को ADPQ पर A पर D पर P पर Q पर टच कर रही है, देख रहे हो ना, A को और D पर टच कर रही है, P और Q पर टच कर रही है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद कह रहा है भाई प्रतिच्छेद करते हुए खींची गए हैं। अब सिद्ध कीजिए क्या कि ACP कौन सा है, तो भाई हमने देखा भाई ACP यानी ये वाला कोण जो है, ये जो कोण है वो QCD, भाई QCD ये वाला कोण है, इसके बराबर होगा। ओके, तो भाई इसको भी देखते हैं भाई किस तरीके से बराबर होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं, इसमें दिया है भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन में आते हैं भाई, दिया है पे, तो दिया है की बात करते हैं। तो यहां पर भाई दे रखा है हमें 2 वृत्त हैं। कौन कौन से वृत्त हैं, तो एक वृत्त हमने देख लिया भाई, O बिंदु है, O केंद्र, भाई केंद्र तो नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 2 वृत्त लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई 2 वृत्त में, ठीक है, B और C बिंदु पर प्रतिच्छेद, 2 वृत्त वो जो है वो एक दूसरे पर B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं, 2 वृत्त B तथा C पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात दे रखी है, और भी साथ में हमें ये पूरा चित्र दे रखा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं कि भाई ये चित्र हमारे पास है, तो इसमें हमें मेनली है भाई 2 वृत्त हैं और B और C पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भाई हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, तो भाई इसमें हमें सिद्ध करना है ठीक है, इसमें हमें सिद्ध करना है कोण ACP जो है ये बराबर होगा कोण QCD पे। भाई ये चीज हमें सिद्ध करना है। अब इसको हम सिद्ध करते हैं भाई, किस तरीके से सिद्ध होगा, तो यहां पर लिखा मैंने सिद्ध, और ये कैसे सिद्ध होगा। चलो भाई, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको वही 1 मिनट वाले तरीके से सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं क्या ये बराबर आ रहा है। तो देखो क्या चीज है, ये BC एक चाप है भाई, इधर से कहा जाए ये एक चाप है इस वृत्त के अकॉर्डिंग, इससे मैं ये कोण बनाऊं तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो भाई बराबर लिख दिया। ठीक है भाई, थीटा की जगह मैं x लिख देता हूं, ये भी x का है तो ये भी x का हो गया। इधर की बात करें तो भाई इसी चाप से यहां बनाए तो ये भी x y का होगा और ये y का होगा, ये दूसरा वृत्त है इसलिए इसका कोण अलग होगा। चलो भाई ठीक है, अब देखिए क्या चीज है भाई, इसी के अंदर मैं कहूं कि अगर ये x का ये y का है तो ये पूरा कोण कितने का होगा, तो ये आएगा भाई क्या, तीनों को ये होगा 180 होता है, तो ये 180 माइनस XY होगा। ठीक है भाई, अगर इस त्रिभुज की बात की जाए, कौन सा PCQ की बात की जाए, तो ये कोण कितने का होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस में x प्लस वाई होगा, ये होगा। चलो भाई ठीक है, अब इन दोनों में क्या चीज है, इन दोनों में सेम चीज घटा रहे हैं, किसको, इसको घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं। भाई देखो यहां पर क्या है, अभी आप देख पा रहे हो भाई ये पूरा कोण और ये पूरा कोण जो है ये दोनों सेम चीज आपको दिख रहे हैं। सेम चीज का मतलब मैं इसको मानता हूं z, भाई ये पूरा सेम आ रहा है मतलब ये z आ रहा होगा, और ये पूरा सेम आ रहा है इसका मतलब ये भी z आ रहा है। ठीक है, अगर z में से मैं PDC को घटाऊं, देखो z में से ये वाले कोण को घटाया जाए, किसको, इसको घटाया जाए, इसको बस। ठीक है, तो भाई z में से अगर PCD घटाया मैंने, और इस साइड भी तो ये z है, तो z में से मैंने PCD घटाया, तो ये बराबर आ रहा है ना दोनों, भाई दोनों चीजें सेम ही दिख रही है, तो इस तरह से सेम दिखा देना है बस। ओके, तो यही चीज प्रोसेस पूरा करना है, यानी कि पहले हमें इन दोनों कोण को बराबर करना है, फिर इन दोनों कोण को बराबर करना है, और उसके बाद तीसरा कोण दोनों के निकालने हैं, और उसमें से ये बीच वाले कोण को घटा देना है, अपने आप बराबर आ जाएगा। ओके, तो करते हैं इसको भी सॉल्व, किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर पहले मैं इसको इरेज करता हूँ और इसको बिल्कुल डिटेल में करेंगे। चलो भाई डिटेल में करते हैं क्या है, तो यहां पर मैंने लिखा सबसे पहले भाई क्या, भाई BAC कोण, भाई कोण BAC बराबर में होगा BPC। ठीक है, और इसको मान लिया हमने x, और ये इसका रीजन आ जाएगा क्या, एक ही चाप से वृत्त पर कोण। भाई एक ही चाप से जो वृत्त पर कोण है वो बराबर होंगे, यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये हो गया, यानी ये x का तो ये भी x का। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा कोण है हमारे पास, तो भाई ये वाले कोण की बात करते हैं, तो यानी BC से अब D पर भी बनाएंगे और Q पर भी बनाएंगे, यानी अब मैं लिखता हूं कोण BDC जो है वो BQC के बराबर होगा, तो वो भी लिख देते हैं। क्या है, BDC
BDC बराबर में आ गया है भाई BQC, और इसका रीजन भी सेम रहेगा, और इसको भी मैं पहले y लिख लेता हूं, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई इसका रीजन भी सेम रहेगा जो भी है यहाँ पे। ओके चलो भाई ठीक है, यानी मैंने इसको लिखा भाई ये भी y का है और ये भी y का है, ठीक है ये आ गया। अब भाई त्रिभुज हम कौन सा लेते हैं, तो भाई ADC में बात करें तो भाई मैंने यहां पर लिखा भाई त्रिभुज ADC में, भाई इस त्रिभुज में देखा जाए तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। भाई ADC की बात की जाए तो इसमें तीन कोण क्या है, x है, y है और ये ACD है, ये चीज है। तो हमने यहां पर लिखा भाई इसमें भाई x है, y है और ACD है, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। चलो भाई ठीक है ये आ गया। अब यहां से मैं ACD निकालना चाहूं तो कितना होगा, तो भाई यहाँ ACD की बात की जाए तो 180 डिग्री, और ये x प्लस वाई उधर जाके घटेगा, यानी माइनस में x प्लस वाई आएगा। भाई ये चीज हो गया, भाई ये x प्लस वाई था, ये उठ के उस साइड गया तो माइनस में आ गया। ये हमारे पास समीकरण 1 आ गई है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड कौन सा है, तो भाई इसमें हम आते हैं भाई क्या, त्रिभुज PQC में। तो यहाँ पर ने लिखा भाई त्रिभुज PQC में, भाई इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस में y प्लस, देखो x प्लस में y, और तीसरा क्या है PCQ है। तो हमने लिखा भाई कोण PCQ की बात कर रहे हैं, ठीक है इन दोनों की बात करते हैं। तो ये हम देखते हैं भाई कोण PCQ ये किसके बराबर है, तो ये आएगा भाई 180 डिग्री के बराबर। इसमें भी आएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जो हम देख रहे हैं x y और ये पूरा वाला, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो भाई कोण PCQ जो है ये कितना आ रहा है, तो 180 डिग्री, और इसे x प्लस वाई को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस में x प्लस वाई आ जाएगा। चलो भाई ठीक है। अच्छा क्या करते हैं, इसको भी हम कोई और वैल्यू भी मानते हैं, जैसे कि मैं z मान रहा हूं, तो इसको मैंने मान लिया बराबर में z मान लिया है, ठीक है। और ये आ गया पहली समीकरण, और इसके बराबर में क्या है, देखो क्या चीज, भाई ये चीज अगर z है, सेम है ना z है, तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, इसको भी z ले सकते हैं, क्योंकि ये भी तो सेम टू सेम आ गया भाई, सेम टू सेम आ चुका है। तो हम यहाँ पर अच्छा इसको भी चलो क्या करते हैं, क्यों ही z लें, इसको भी बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे, मत लो z, जैसा है वैसा ही चलने दो, ठीक है। सीधे हमने क्या भाई क्या, समीकरण 1 और 2 से, 1 तथा 2 से ऐसे ही कर लो, क्योंकि एक्स्ट्रा वेरिएबल है, एक्स्ट्रा क्यों ले भाई, ऐसे में हमें दिख रहा है भाई राइट साइड दोनों का सेम है, तो भाई क्या लेफ्ट साइड भी दोनों का सेम होगा, तो भाई होगा। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि कोण ACD जो है ये बराबर होगा कोण PCQ के। भाई ये चीज होगा, क्या हमें ये सिद्ध करना था कि भाई ACD और PCQ बराबर है, तो भाई नहीं। भाई ACD की बात करें तो भाई ACD यानी कि ये कोण ये वाला आ रहा है, और PCQ मतलब कि ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये तो बराबर नहीं हो रहा, हमें चाहिए क्या, ये दो छोटे कोण बराबर करने, ये दो छोटे वाले, यानी ये बीच वाला कोण एक्स्ट्रा आ रहा है दोनों में, अगर दोनों में बीच वाले कोण को घटा दिया जाए, कौन सा वाला, तो भाई ये कोण की बात कर रहे हैं, ये वाला, यानी कि PCD को अगर दोनों में घटा दिया जाए, ठीक है। तो हमने इसको माना समीकरण 3, ठीक है। और अब क्या करेंगे, तो PCD जो है वो दोनों में घटाएंगे। तो भाई हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में 3 से कोण PCD को घटाया गया, ठीक है भाई। यहां पर हम देख रहे हैं कोण PCD को घटाया गया समीकरण 3 में से, तो भाई कोण PCD कौन सा भाई, PCD, इसको जैसे मैं इसमें घटा तो घटाना लिख देते हैं, पहले घट रहा है, तो हमने यहां पर लिखा भाई ACD माइनस में कोण PCD आएगा, बराबर में दूसरा वाला क्या है, तो भाई PCQ, तो भाई ये आ गया भाई कोण PCQ में से घटाएंगे PCD को। चलो ठीक है भाई, PCQ में से PCD को हमने घटा दिया। अब देखिए देखो घटाने पे मिलता क्या है, तो भाई ACD की बात करते हैं, ACD, भाई मैं इसको पूरे को मिटाता हूं पहले, ठीक है। भाई यहां देखो भाई ACD ये पूरा कोण था, ठीक है, इसमें से घटाया हमने ये वाला, कौन सा वाला भाई, तो हमने इसमें से घटा दिया है भाई क्या, तो भाई PCD मतलब इस वाले को घटा दिया। अब देखो ये ब्लू वाला छुप गया, मतलब ये इतना ब्लू बच गया, भाई इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो यही ब्लू बचेगा, इसका नाम क्या है, ACP है, यही नाम है। तो भाई इसको लिख सकते हैं भाई क्या, इस वाले को भाई ACP आ गया, डन। चलो ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करें, दूसरा क्या है, PCQ में से PCD घटा रहे हैं। तो भाई अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो मैं इसको फिर से मिटाता हूं, और यहां पर देखिए भाई ये था भाई PCQ मतलब ये है, और इसमें से मैं घटा रहा हूं क्या, तो इसमें से हम घटा रहे हैं भाई
PCD को घटा रहे हैं, मतलब इतने पोर्शन को घटा रहे हैं। अब देखो ये भाई घटना मतलब हटा देना, यानी उस ब्लू वाले को हटा दिया, अब ब्लू कितना बचा है, तो भाई DCQ बचा है या फिर QCD बचा है, यही बचा है। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, क्या आ गया ये आ गया QCD। क्या हमें यही ज्ञात करना था ACP और QCD बराबर है? तो भाई देखते हैं यहाँ पर, भाई ACP और QCD बराबर है, बिल्कुल यही ज्ञात करना था और ये ज्ञात हो चुका है। ओके तो भाई आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके शॉर्टकट तरीकों को भी मैंने बता दिया था, और ये भी आपका पूरा डिटेल्ड वाला जिसमें सारे इसके अंदर सारे रीजन भी मौजूद हैं और कैसे क्या क्या चीज़ हो रही है, हर एक चीज़ें डिटेल में बिल्कुल बताया गया है। ओके कि भाई आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन में कोई सा स्टेप कैसे हो गया, तो ऐसी कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली, क्योंकि हर स्टेप को मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पर हमें दिक्कत आ रही है। ओके चलो भाई, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम उसको भी बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं। चलो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 10 है, और ये क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो तीसरी भुजा पर स्थित होता है। यानी ये क्या कह रहा है कि भाई अगर जैसे कि दो वृत्त हैं, ये मैंने काटे भाई, बनाए दो वृत्त, कुछ इस तरीके के वृत्त बना दिए दो, ठीक है, और इसमें कहा जाए भाई इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये है, ठीक है। अब इसमें कह सकते हैं भाई ये रेखा यहां से एक ये खींचा व्यास है और यहां से खींचा ये व्यास है, ठीक है, और इन व्यास की बात की जाए तो भाई ये इसमें कहा जा रहा है कि भाई इससे जब ये रेखा खींची जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टेबल नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको बनाएंगे और सही से बनाएंगे। वैसे हम इसको बनाते हैं ना, ये बिंदु हमारे पास आ गया भाई। इसको देख लिया भाई, क्या है कि भाई ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज का एक भुजा इस वृत्त का व्यास है, त्रिभुज की दूसरी भुजा इस वृत्त की व्यास है, और हमें सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज में जो तीसरी भुजा है उस पर ये बिंदु कट हो रहा है, जो वृत्त का दूसरा बिंदु कट होने वाला है। यानी पहला बिंदु तो यहां पर है, ठीक है, और दूसरा बिंदु जो कट हो रहा है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा पर कट हो रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी ये कैसे सिद्ध की जाएगा, तो ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु को लेकर इस पूरे रेखा को एक सीधी रेखा अगर सिद्ध कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम कह पाएंगे कि ये बिंदु जो है वो इस त्रिभुज के तीसरी भुजा पर है। ओके तो भाई इसका पहले नाम लिखते हैं। तो ये वृत्त है O और ये वृत्त है क्या P है, ठीक है, इसमें ये कर दिया भाई A और ये B है और ये C है, और इसकी बात करें तो ये D है भाई, ये चीज हो गया। ओके इसके बात करें तो यहां पर ये त्रिज्या इसकी R है और इसकी त्रिज्या बड़ी R ले ली। चलो भाई इस अकॉर्डिंग, यानी दोनों वृत्त अलग अलग है, ऐसा नहीं वृत्त सेम है, दोनों वृत्त अलग अलग है। चलो भाई ठीक है, अब यहां पर भाई इसमें देखते हैं भाई किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा भाई दिया है, ठीक है भाई, दिया है के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई दो वृत्त, कौन कौन से वृत्त दे रखे हैं भाई, एक वृत्त हमें दे रखा है OR, भाई इसका केंद्र O है और R है, और दूसरा वृत्त जो दे रखा है वो P और R दे रखा है, कैपिटल R। ये दो वृत्त हमें दे रखे हैं, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है भाई व्यास के क्रमशः व्यास, मतलब इसका व्यास क्या है, तो इसका व्यास है हमारे पास AB, तथा इसका व्यास क्या है हमारे पास, तो इसका व्यास है भाई AC। चलो भाई इतनी बात हमें दे रखी है कि भाई ये एक व्यास है और ये एक व्यास है, ये हमें दिया हुआ है। अब उसके बाद हम क्या कहेंगे भाई, सिद्ध क्या करना है इसमें, तो भाई सिद्ध करना है इसमें करना है। अच्छा इसमें एक और चीज दिया हुआ है, क्या दे रखा है इसमें दिया हुआ है, और एक और चीज ऐड करते हैं कि ये दोनों वृत्त A और D पर काटती है। तो यहां पर लिखेंगे वृत्त ये और ये A और D पर काटते हैं, A तथा D पर काटते हैं। डन, ये बात भी दे रखी थी हमें, तो वो भी हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। अब देखो सिद्ध की बात करते हैं। सिद्ध में हमें क्या लिखना है कि भाई D जो है, D भुजा BC पर स्थित है,
भाई ये हमें सिद्ध करना है। भाई डी जो पॉइंट है वो BC भुजा पर स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई इसको भी सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध पर आते हैं भाई, कैसे सिद्ध होगा ये, तो यहां पर हम देखते हैं भाई, इसमें लिखा हमने सिद्ध, भाई इसमें हमने लिख दिया सिद्ध। ठीक है भाई, सिद्ध कैसे होगा, तो सिद्ध की हम यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा भाई क्या, त्रिभुज कौन सा आता है भाई, ए डी। अच्छा इसमें रचना भी कर देते हैं। रचना क्या करते हैं, तो रचना में हम करते हैं भाई, क्योंकि ऐसे सॉल्व हो नहीं पाएगा, रचना होना आवश्यक है। क्या रचना होना आवश्यक है, क्योंकि उससे एक रूल लगेगा हमारा। रूल क्या लगेगा, तो भाई मैं यहां पर रचना कर सकता हूं कि ए और डी को मिला दिया गया। भाई ए और डी को जब मिलाओगे तब ये एक त्रिभुज इधर बनेगा, एक त्रिभुज इधर बनेगा, और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक रीजन है, उससे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जरूर करना पड़ेगा। तो हम यहां पर करेंगे, रचना में क्या है, ए को डी से मिलाया, ए को डी से मिलाया गया, ठीक है भाई। भाई यहां पर हमने देखा ए को डी से मिला दिया गया। अब भाई ए को जब हम डी से मिलाते हैं तब हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं भाई इसके सीधे सिद्ध में आते हैं, सिद्ध में आते हैं, और सिद्ध में यहां पर देखते हैं भाई क्या चीज है। तो सिद्ध की बात करते हैं तो यहां हम लिख सकते हैं भाई त्रिभुज ABD में, भाई लिखा मैंने त्रिभुज ABD में कोण हमारे पास कौन सा वाला भाई, ADB जो है ये 90 डिग्री का होगा। और ये क्यों होगा भाई, ये इसलिए होगा क्योंकि ये जो कोण हमारे पास बनता हुआ आ रहा है ये एक व्यास के द्वारा बन रहा है। देखो एक व्यास से वृत्त पर ये कोण बन रहा है। भाई जो कोण बन रहा है हमारा वो एक व्यास से वृत्त पर बन रहा है, तो वो 90 का ही होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं व्यास से वृत्त पर बना कोण। भाई व्यास से वृत्त पर बना कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। डन, चलो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। भाई अगला क्या है, तो अगले की बात करें तो यहां पर भाई ADC जो है, ये ADC जो त्रिभुज है इसकी बात करते हैं। तो हम यहां पर क्या बात करते हैं भाई, त्रिभुज इसी प्रकार से लिख देते हैं, इसी प्रकार से त्रिभुज हमारे पास क्या है, तो भाई ADC, त्रिभुज ADC में, भाई त्रिभुज ADC में भाई कोण कौन सा, तो भाई ये ADC जो कोण है ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी व्यास AC से बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहां पर इसी प्रकार से लिख दिया है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई A और DC ये आ गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है भाई, ADC जो है वो 90 डिग्री का कोण आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद की बात करते हैं तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई इन दोनों कोणों योग 180 होगा। भाई देख पा रहे हैं हम, भाई इसको लिख लेते हैं। तो हमने यहां पर लिखा भाई कोण कौन सा, भाई ADB और ADC इन दोनों के अंदर। तो भाई यहां पर मैं इस तरह से नहीं, थोड़ा आगे अलग तरह से, भाई ये पहले समीकरण और दूसरी समीकरण है। भाई यहां पर मैंने लिखा समीकरण 1 में 2 को जोड़ा गया है। ठीक है भाई, समीकरण 1 में 2 को जोड़ दिया गया। तो जोड़ोगे तो क्या होगा, लेफ्ट से जुड़ेगा, तो भाई ADB और ADC जुड़ जाएगा। तो मैंने लिखा भाई कोण भाई ADB, इसमें जोड़ दिया है कोण ADC। भाई इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, भाई ADB और ADC को जोड़ दिया है। और जैसे ही आप जोड़ोगे लेफ्ट वालों को तो राइट वाले भी जोड़ेंगे, यानी 90 और 90 जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, 90 और 90 जोड़ते ही ये क्या हो जाएगा भाई 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 है, यानी अब हम क्या पा रहे हैं, इन दोनों कोणों का योग 180, यानी ये एक आपको दर्शा रहा है कि रैखिक युग्म दर्शा रहा है। रैखिक युग्म क्या होता है, एक रेखा पर अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो रैखिक युग्म कहलाता है। तो यहाँ पर ये रैखिक युग्म दर्शा रहा है कि दोनों का कोणों का योग 180 आ गया है। तो हम यहाँ पर कहेंगे भाई तब यह रैखिक युग्म दर्शा रहा है। ठीक है भाई, तब ये रैखिक युग्म दर्शा रहा है। अब भाई रैखिक युग्म अगर ये दर्शा रहा है तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि भाई BDC एक रेखा है, तब BDC एक रेखा है। चलो भाई ठीक है, तो हमने यहां पर देख लिया कि BDC, ये BDC क्या है, ये एक रेखा है। डन, तो ये हमारा यहां पर क्वेश्चन समाप्त होता है। और समाप्त होता है क्यों, क्योंकि यहां पर BDC एक रेखा दर्शा दिया है, और रेखा का मतलब ये है कि D बिंदु जो है वो BC पर स्थित है। BDC एक रेखा है, मतलब अच्छा मैं एक लाइन और लिख देता हूं जो यहां पर है कि भाई तब D
BC पर स्थित है या BC भुजा पर स्थित है, ठीक है भाई। तब ये डी जो है वो BC भुजा पर स्थित है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि डी जो है BC भुजा पर स्थित है, और यही हमें सिद्ध करना था। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो आपने देख लिया भाई किस तरीके से ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि भाई ये डी बिंदु को BC पर हमें दर्शाना था, तभी ये सिद्ध हो पाता। यानी इसमें ब्रीफली कहा जाए, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो भाई क्या इसमें क्वेश्चन में तरीका हुआ, तो ये हुआ कि भाई व्यास से ये कोण 90 का होगा, व्यास से ये कोण 90 का होगा, और दोनों 90 का मतलब ये सीधी रेखा हो गई है, क्योंकि 180 डिग्री हो गया है। अब सीधी रेखा का मतलब डी बिंदु BC पर आ चुका है, BC रेखा पर आ चुका है, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। क्वेश्चन समाप्त हो गया, डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी भी प्रैक्टिस जरूर करनी है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। ओके चलो, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला हमारे पास दे रखा है प्रश्न नंबर 11, और इसमें हमें ये कह रखा है उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, ठीक है भाई। तो सिद्ध करना है कि CAD और CBD बराबर हैं। यानी पहले तो मैं इसमें इस त्रिभुज को दोनों को बनाता हूं। तो यहां पर भाई पहला समकोण मैंने ये बनाया जो कि A, B और C है, ठीक है। यानी AC क्या है, इसमें इसने कहा है AC वाला जो क्या है उभयनिष्ठ कर्ण है। यानी एक और त्रिभुज आपके पास क्या है, तो भाई ये त्रिभुज है, ठीक है। और ये हमने D बना दिया। तो ADC भी, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, और इसका कर्ण क्या है, दोनों का कॉमन कर्ण मतलब उभयनिष्ठ कर्ण क्या है, AC है। डन, चलो ठीक है। अब इसमें कहा है कि भाई ये AC जो है वो कर्ण AC वाले दो समकोण वृत्त हैं जो ABC और ADC हैं। चलो दो त्रिभुज हमने देख लिया। तो हमें इसमें सिद्ध करना है CAD कौन सा है, तो भाई CAD यानी ये वाला कोण जो है वो CBD, भाई CBD की बात की है तो भाई इधर से ये वाला कोण जो इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई कैसे सिद्ध होगा, तो ये देखिए यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहां पर हमने लिखा भाई दिया है, ठीक है। इसमें हमने लिखा भाई क्या चीज दे रखा है, दो समकोण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC है। भाई दो समकोण है ABC और ADC है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों समकोण क्या है, समान। भाई इन दोनों समकोण में एक समान या फिर उभयनिष्ठ कह सकते हैं, उभयनिष्ठ कर्ण है, में उभयनिष्ठ कर्ण है, AC है। चलो भाई इतनी बात तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ओके, अब उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, तो भाई सिद्ध करना है। लिखा हमने सिद्ध करना है, ठीक है। इसके सिद्ध करना है में आते हैं, तो सिद्ध करना में क्या लिखा हुआ है, तो भाई सिद्ध करने में यहां पे आ जाएगा भाई CAD, कोण CAD जो है ये बराबर होगा कोण CBD के। ये हमें सिद्ध करना है। भाई CAD कौन सा है, तो भाई CAD ये कोण जो है वो CBD इस कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई इसको भी सिद्ध करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहां लिखते हैं सिद्ध। अच्छा एक चीज देखिए, क्या ये चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, तो भाई हाँ दिख तो रहा होगा। भाई चतुर्भुज दिख रहा है तो हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई चतुर्भुज ABCD में, भाई जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है इसके अंदर आप देखोगे कोण D बराबर कोण B है, बराबर 90 डिग्री है। क्या ऐसा है भाई, क्या ऐसा है, तो भाई हाँ ये तो दिया हुआ था हमें। भाई दोनों समकोण थे इसलिए ये दे रखा था हमें। अब यहां यहीं से मैं लिख सकता हूं क्या, भाई कोण D प्लस में B कितना आएगा, तो इसको कह सकते हैं 90 प्लस में 90 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो भाई 180 डिग्री आ जाएगा। भाई 90 प्लस में 90 180 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 आ चुका है। डन, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया भाई, ठीक है। अब भाई ये 180 डिग्री जब आ गया है तो इस कारणवश क्या हो गया, तो इस कारणवश ये हो गया कि किसी भी चतुर्भुज में अगर आमने सामने के कोणों का योग 180 आता है तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं तब क्या हो जाएगा, सीधे हम कह सकते हैं, सीधे लिखते हैं तब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है।
चलो भाई ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है, ABCD क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज है। डन, चलो भाई ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्या आएगा, अगली बात क्या कहना चाहता है। तो भाई यहाँ पर हमने तो देख लिया चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन हमें चक्रीय नहीं निकालना था, हमें ज्ञात करना था कि भाई ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण जो हैं ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, यानी मैं इसको बनाता हूं इस तरीके से, भाई अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो क्या ये जो दोनों कोण हमें बराबर करने हैं, क्या वो दोनों एक ही चाप से बने हुए हैं। भाई DC चाप की बात की जाए, ठीक है, क्या ये एक ही चाप से बने, तो भाई बिल्कुल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या भाई, इसी के बाद कि भाई कोण जो हमारे पास है CAD जो है, भाई CAD जो है ये बराबर होगा कोण CBD के। और ये क्यों होगा, तो क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण एक ही चाप DC से बने हुए हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये दोनों क्या है भाई, एक ही चाप DC से बने हैं। ठीक है भाई, ये एक ही चाप DC से बने हुए हैं। जब DC एक ही चाप से बने हुए हैं तो बराबर होंगे, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी और ये सिद्ध हो चुका है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। ओके, तो भाई इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12वां क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो होता है वो आयत होता है। भाई चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, तो मैंने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया, ठीक है, और इसमें भी ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसमें नाम दिया भाई ABC और D। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है। यानी कि इसमें सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो भाई इसमें लिखा भाई दिया है। ठीक है, तो दिया है की बात करते हैं, तो भाई यहां पर क्या होगा, तो भाई एक वृत्त है जिसके अंदर हम देख सकते हैं भाई ABCD एक मिनट समांतर चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है भाई, एक ये समांतर चक्रीय चतुर्भुज ये हमें दे रखा है, और हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि भाई ABCD जो है भाई ABCD एक आयत है। ठीक है भाई, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, और वो आयत कैसे सिद्ध होगा, तो यहां देखिए भाई कैसे सिद्ध होगा। यहां पर हम लिखते हैं सिद्ध पे आते हैं, और सिद्ध में हम देख सकते हैं अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, यानी हम लिख सकते हैं अगर, या फिर जब लिखते हैं, जब ABCD जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, समांतर चक्रीय चतुर्भुज, तब क्या होगा, तो तब हम कह सकते हैं इसके अंदर देखो, पहली बात क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ये x का है तो ये भी x का होगा। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं भाई, तब मैं कह सकता हूं ADB जो है वो बराबर होगा भाई ADB नहीं ADC है। चलो भाई, तो यहां हमने देख लिया भाई कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। दूसरी बात क्या, कि अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो भाई आमने सामने के कोणों का योग जो है वो 180 होगा। तो हम सेम इसी के कारण यहां पर लिख सकते हैं क्या भाई, कि भाई कोण ADC प्लस में कोण ABC, ये दोनों का योग कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। चलो भाई 180 डिग्री होगा। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये दोनों का योग 180 है। अब ये दोनों तो बराबर थे, यानी मैं क्या कर सकता हूं, इस ABC की जगह ADC यहां पर लिख सकता हूं। तो भाई यहां पर मैं लिखता हूं समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कर सकते हो, इस ABC की जगह ADC लिखते हैं। तो यहां हमने लिखा भाई कोण ADC प्लस में कोण ABC, ABC की जगह ADC ही लिखा,
बराबर 180 डिग्री है। भाई इन दोनों को जोड़ते हैं तो दो कोण एडीसी आएगा, बराबर में 180 डिग्री है। और यहां से भाई कोण एडीसी मैंने अगर ज्ञात किया तो ये आ रहा है भाई 180 डिग्री बटे में 2 आएगा, जिससे हमने इसको काट दिया और ये 90 डिग्री आ चुका है। ओके, तो यहां हमने देखा एडीसी है जो 90 डिग्री आ गया, यानी एडीसी ये 90 डिग्री आ चुका है। चलो लिख देते हैं भाई ए कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री आ गया। डन। अब देखो क्या चीज है, एडीसी अगर 90 का है, ये 90 का है, तो भाई एबीसी भी तो 90 का होगा। ठीक है, तो हम सीधे लिखेंगे क्या, इसी प्रकार से सीधे आप लिख सकते हैं भाई ए बी सी जो है ये भी 90 का होगा। अच्छा क्या करते हैं भाई, ये तो 90 का होगा और साथ में अगर मैं इन दोनों के साथ रिलेशन करूं इसी प्रकार तो ये भी 90 के होंगे। तो हम यहां पर कह सकते हैं ए बी सी बराबर में भाई डी ए बी बराबर में बी सी डी होगा और ये सारे 90 डिग्री के होंगे। और अगर यहां पर हमने देखा कि सारे कोण 90 के आ गए, इसका मतलब ये आयत बन चुका है। तो हम इसको लिखेंगे भाई क्या, कि भाई तब यह ए बी सी डी, तब चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। डन। तो यहां पर यह क्वेश्चन भी समाप्त होता है कि हमने देख लिया भाई कि भाई चारों कोणों को 90 का सिद्ध कर दिया और 90 का सिद्ध करते ही हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज एक आयत है। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन भी समाप्त होता है, क्योंकि आज हमने इस 10.5 प्रश्नावली को कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो यहां पर एनसीईआरटी का जो हमारा 10.5 एक्सरसाइज थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको भी हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया है। और अब आपकी बारी है इसको कंप्लीट करने की। देखो यहां पर आपने ऑनलाइन देख के तो कंप्लीट कर लिया, बट आपकी बारी कंप्लीट करने की ये है कि अब आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठाना है और इसको एनसीईआरटी अपनी बुक उठानी है और एनसीईआरटी बुक उठा के ये क्वेश्चन को अपने आप से सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं। अगर आप अपने आप से सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि आपका ये जो वीडियो देखने का जो मतलब जो टाइम था वो बिल्कुल सही जगह यूटिलाइज हो गया है। ओके, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर दोबारा से वीडियो देखिए और उन क्वेश्चनों को समझिए और उसके बाद उन क्वेश्चनों को तो कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्नावली है। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके, तो भाई आपको तो भाई करना ही पड़ेगा ये। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये प्रश्नावली आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में भी साथ में बने रहना। वो भी हम 10.6 प्रश्नावली को भी कंप्लीट करेंगे जो कि ऐच्छिक होती है, जो कि क्या है, कुछ हॉट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, जिनको वो क्वेश्चन करने हैं वो भी उसके अंदर जरूर बने रहिएगा। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा ही नहीं भाई, एकेडमिक क्लासेस मतलब कि स्कूल की क्लासेस, आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाती है और इन सब के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई इसका फायदा उठाइए। तो भाई कैसे करना है, तो यहाँ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन ने प्रोवाइड करवाया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है भाई www.magnetbrains.com। और इसी चीज़ को आप अपने मोबाइल में, भाई मोबाइल का जो गूगल ऐप प्ले स्टोर है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन का, और उसमें भी सेम आपको फीचर्स दिखेंगे। और वो भी क्या है, तो यहाँ आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर क्या है भाई, अलग अलग सेक्शंस अवेलेबल है। जैसे आप इसमें आओगे, जैसे आपने लिखा www.magnetbrains.com और उस पर क्लिक किया, क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। और इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे भाई केजी से 12 तक इंग्लिश मीडियम है, फिर सीयूईटी का एग्जाम की प्रिपरेशन है, फिर सीबीएसई जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा है तो वो पूरा है, उसका यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, और उसके बाद की बात की जाए और भी IIT JEE नीट यूपीएससी ओलंपियाड NTSC स्पोकन इंग्लिश बैंकिंग SSC यानी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। यानी अब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कोई भी कोर्स स्टडी करना है तो यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी में करवाया जाता है और इसके लिए आपको कोई भी किसी तरह का भी चार्ज नहीं पे करना है। तो ये तो भाई आपको फायदा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो इसका बिल्कुल फायदा उठाइए। ओके, तो करना कैसे भाई, कैसे इसका फायदा उठाना है, तो भाई जैसे कि आप लोग हो, मान लो यूपी बोर्ड में हो तो आप यूपी बोर्ड पर क्लिक करोगे। आप लोग हो 9वीं कक्षा में तो 9वीं कक्षा पर क्लिक करोगे और उस पर क्लिक करते देखोगे 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको यहाँ पर मौजूद दिख जाएंगे। और अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के सामने वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। और वो कैसे, तो भाई यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लो आपको गणित विषय का पूरा कंप्लीट कोर्स देखना है तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही क्या देखोगे,
तो यहाँ पर आप देखोगे भाई विषय सूची, संख्या पद्धति, और उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी चैप्टर्स आपको इसके नीचे दिख जाएंगे। ठीक है, तो भाई इसमें इसकी स्टडी कैसे करनी है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लो पहले चैप्टर की बात करें, पहला चैप्टर आपको स्टडी करना है, तो भाई संख्या पद्धति पर क्लिक किया, भाई यही था पहला चैप्टर। इसके अंदर आपको देखो वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी नीचे, और उस वीडियो में क्या क्या है देखो, देख सकते हो भाई अवधारणाएं हैं, मतलब इसके सारे पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। उसके बाद इसके उदाहरण प्रश्नावली को भी समझाया गया है। यानी देखो इस चैप्टर के सेशन में पूरे में क्या क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले आपको मिलता है पूरे चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो। उसके बाद आपको मिलता है हर एक प्रश्नावली के क्वेश्चन उदाहरण है वो भी करवाए गए हैं। अगर परिमेय है तो उसको भी बेहतरीन तरीके से सिद्ध करवाया गया है। यानी पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीटली करवा रखा है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और भाई पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है, यानी पूरे चैप्टर को आप एक वीडियो में कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो, जिसमें उसके सारे कॉन्सेप्ट और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है। ओके, उसके बाद भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी यहाँ पर बना रखी है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि आपके टेस्ट पेपर हैं, सैम्पल पेपर हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो भाई अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में यहाँ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, तो भाई इसका फायदा उठाइए। तो करना क्या है, आपको बस इन चैप्टर पर क्लिक करना है और नीचे जो वीडियो की लिस्ट आती है उसमें जो भी वीडियो देखनी है भाई उस वीडियो पर क्लिक किया, और क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे भाई, फाइनली मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो भाई इनका आप तो फायदा उठा ही रहे हो, तो इन चीज़ों का अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी है जो 8वीं से 12वीं कक्षा तक के किसी भी 8वीं से 12वीं कक्षा तक के किसी भी क्लास में हो, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।